तो आज के सेशन में आपको बता देता हूँ मैं क्या क्या टॉपिक अपने रहने वाले हैं। अपने आज के सेशन में टॉपिक रहने वाले हैं। तो अब स्टार्ट हम जो करेंगे वो हम करेंगे टू ए से। टू ए की काफ़ी प्रॉब्लम्स को समझेंगे, टू ए के डेटा को समझेंगे, टू ए के मर्जर को समझेंगे। उसके बाद हम समझेंगे मेल मर्ज को। बेसिकली मेल मर्ज में हम क्या समझेंगे कि ऑडिट रिपोर्ट, बहुत सारी ऑडिट रिपोर्ट या ITC2 जो आप जीएसटी में बनाते हैं उन सबको कैसे एक साथ बनाएं। तो उसके बाद हम एक दो टिप्स एक्स्ट्रा लेंगे एक्सेल की, जो शायद हमने ऑफिस में अभी आज तक नहीं लगाई होगी, तो उसको भी हम ले लेंगे। और बीच ही बीच में एक्सेल के जो मिडल रहेगा सेशन का, उसमें हम जो भी आपकी क्वेरीज होंगी उसको भी लेने की कोशिश करेंगे। सो अब शुरू करते हैं टू ए के बारे में। तो सबको पता है कि मैंने आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, टू ए आपकी इस तरह से निकलती है। तो मुझे आपसे ये पूछना है कि एक दो अगर आप अनम्यूट करके आप सिंपल से ये बताएं कि आज की डेट में आप टू ए कैसे करते हैं और क्या प्रोसीजर हम एड ऑन कर सकते हैं, तो मैं शायद आपकी प्रॉब्लम और ज्यादा सॉल्व कर सकूं। कोई भी आप एक आधा जना अनम्यूट कर सकता है और बता सकता है कि आज की डेट में हम टू ए को कैसे कर रहे हैं रिकनसाइल। हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ जी। हाँ सर, आप सुन पा रहे हैं सर? हाँ जी सर, सुन पा रहा हूँ मैं आपकी बात। विकल जी, my name is Ankur ओके। Jain and we are doing two-way like we are just downloading the two-way from the portal ओके। and then filter all the rows ओके। सो आप बेसिकली and on the हाँ जी। and we are not doing it. ओके। सो अब हम स्टार्ट करते हैं कि हम इसमें एक्सेल का यूज कैसे कर सकते हैं एक्चुअल टू एम। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आज की डेट में एक्सेल के अंदर अगर आप ऑफिस 365 यूज कर रहे हैं तो मैं एक सिंपल सी नई फाइल ले लेता हूँ एक्सेल की। यस। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बिल्कुल ब्लैंक फाइल ली है। आज की डेट में एक्सेल में हमारे पास बहुत सारे नए फीचर एड ऑन हो गए हैं एक्सेल 365 के अंदर। अगर आप देखेंगे यहाँ पे आप डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं फोल्डर से, PDF से, टेक्स्ट से और जेसॉन से। तो आप किसी भी फॉर्मेट में इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप टू ए इंपोर्ट करना चाहें तो फोल्डर से इंपोर्ट कर सकते हैं। इवन अगर आप बात करें 26 AS की जो आपका टेक्स्ट फॉर्मेट में आता है तो आप वो भी इंपोर्ट कर सकते हैं एक्सेल के अंदर इस मेथड के थ्रू। तो हम सिंपल सी हम क्या करेंगे, टू ए को इंपोर्ट करके सबसे पहले स्टेट वाइज कंपेयर करेंगे, उसके बाद पैन इंडिया पे कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम डेटा को टू ए के डेटा को इंपोर्ट करके देखते हैं। सो यहाँ पे आप अगर आपका किसी का अनम्यूट रहेगा तो प्लीज आप म्यूट कर लीजिएगा। आप यहाँ पे देखेंगे अब मैं टू ए को क्या करूंगा, क्योंकि मैंने टू ए क्या कही है यहाँ सारी मैंने टू ए एक फोल्डर के अंदर डाल ली। आप देखेंगे तो नेट से आप यही डाउनलोड टू ए करते हैं। ये सारी टू ए आपके पास आती है और इस तरह से आपके पास डेटा आता है जब आप पोर्टल से डाउनलोड मारते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए मैंने यहाँ पे क्लाइंट का नाम हटा दिया है और GST नंबर और जो पार्टी के नेम, इनवॉइस नंबर सब कुछ चेंज कर दिया है। तो यहाँ पे मैं टू ए को इंपोर्ट करने वाला हूँ एक्सेल के अंदर। तो आप कैसे करेंगे, गेट डेटा फ्रॉम फाइल एंड फ्रॉम फोल्डर। फ्रॉम फोल्डर में क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी फाइल्स हैं। अब मैं यहाँ से आप चाहें तो एक टू ए इंपोर्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो मल्टी स्टेट्स की भी इंपोर्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ से फ्रॉम फोल्डर कर लेता हूँ। अब इससे आप अपनी परचेज भी क्लब कर सकते हैं क्लाइंट की। आप इससे बेसिकली जो भी आपका मतलब सेल्स है वो आप पूरे साल की एक साथ में कंबाइन कर सकते हैं इस फीचर से।
तो इसको ले लेते हैं। यहाँ पे आप क्या करते हैं, उस फोल्डर को चूज कर लेते हैं, या तो आप उस फोल्डर को मैनुअली चूज कर लीजिए डेस्कटॉप से आके, जो भी आपने जहाँ पे रख रखा है, या आप सिंपल उस फोल्डर को कॉपी कीजिए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए ऐसे। तो अब ये पूरा का पूरा 2A का फोल्डर खुल रहा है। आप देख रहे हैं जैसे ही आपने इस फोल्डर को खोला तो क्या होगा, ये आपका सारी 2A के नाम दिखा रहा है। आप देख सकते हैं पूरी की पूरी 12 2A यहाँ पे आ रही है 12 महीने की। और यहाँ पे आपको करना क्या है, सिंपल आपने कर देना है कंबाइन एंड ट्रांसफॉर्म। सो अगर आप परचेज का डेटा कंबाइन कर रहे हैं, सेल का डेटा कंबाइन कर रहे हैं, या किसी भी 12 महीने की फाइल या 24 महीने की फाइल कंपेयर कर रहे हैं, सो आप इस तरह से कंबाइन कर सकते हैं, कंबाइन एंड ट्रांसफॉर्म डेटा। अब सबसे ज्यादा मजे की बात ये होगी यहाँ पे कि आप B2B, CDNR, B2BA सारी फाइलों को इकट्ठे कंबाइन कर सकते हैं। हम ये सब कुछ बिना सॉफ्टवेयर के करने वाले हैं। आप देखेंगे तो यहाँ पे ये सिर्फ फर्स्ट फाइल का इंस्टेंस दिखा रहा है। मैं B2B पे क्लिक करूंगा तो B2B में मेरी पहली फाइल के अंदर ये डेटा आ रहा है। यहाँ पे सिर्फ हेडर आ रहे हैं क्योंकि मेरी पहली फाइल नील है, तो इसमें कोई भी डेटा नहीं आ रहा है। तो मैं सिंपल यहाँ पे क्या करूंगा, इसको ओके कर दूंगा, तो ये जितना भी डेटा होगा इंपोर्ट कर लेगा सारा का सारा। इस सारे प्रोसेस को हम जो बोलते हैं इसे हम सारे प्रोसेस को बोलते हैं पावर क्वेरी। तो पावर क्वेरी आपके डेटा के अकॉर्डिंग थोड़ा सा टाइम लेती है। मैंने यहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए क्या किया है, B2B ही लिया है, CDNR हटा दिए हैं। आप CDNR को B2B के नीचे नेगेटिव में डाल सकते हैं। आप अगर मेरे डेटा के साथ काम करना चाहते हैं तो आप इसको नीचे नेगेटिव में डाल सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, आप देख सकते हैं सारा सारा यहाँ B2B का डेटा आ रहा है। अब मैं आपको डेटा दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं GST नंबर आ रहा है, पार्टी का नाम आ रहा है, इनवॉइस नंबर आ रहा है, इनवॉइस टाइप आ रहा है, इनवॉइस की डेट आ रही है, और जो भी हमारा 2A में आता है वो सब कुछ यहाँ पे आ रहा है। अब आप यहाँ से सिंपल क्या कर सकते हैं, बहुत इजी स्टेप्स हैं। आपको क्या करना है, ये नल का मतलब जो होता है, नल का मतलब है ब्लैंक। आपकी एक्सेल फाइल के अंदर ब्लैंक था इसलिए यहाँ पे नल आया है। आप यहाँ से सब कुछ हटा देंगे, फिल्टर करके आप फिल्टर कर लीजिए, नल हटा दीजिए, डॉटेड हटा दीजिए, एंड गुड्स एंड सर्विसेज हटा दीजिए। यहाँ से इसको ओके कर देते हैं। ये रहा, यहाँ पे देखेंगे तो मैं ओके करता हूँ। जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपका सारा का सारा डेटा यहाँ पे आ जाएगा। GST नंबर आ गए, पार्टी का नाम आ गया, इनवॉइस आ गया, और सारी चीजें जो भी थी हमारी 2A की वो आ गई। इस तरह से आप कोई भी फाइल इंपोर्ट कर लेंगे तो आपका सारा का सारा डेटा आ जाएगा। अब यहाँ पे होगा क्या, हेडर आप देखेंगे तो यहाँ पे हेडर अपने अकॉर्डिंग ही लिए हैं इसने। अगर मैं चाहूँ तो इस पहली रो को भी हेडर बना सकता हूँ। मैं क्या करूंगा, सिंपली यहाँ पे पहली रो पे क्लिक करके यहाँ पे कर दूंगा यूज फर्स्ट रो एज हेडर। तो आप देख सकते हैं पहला जो रो है वो हेडर बन गया है। अगर मैं इसमें और फिल्टर लगाना चाहूँ, क्योंकि 2A के अंदर आज की डेट में डेटा कैसे आता है, पहले डेटा आता है उसके बाद उसका टोटल आता है, तो मैं टोटल को फिल्टर कर सकता हूँ, टोटल हटा सकता हूँ। यहाँ से करेंगे आप टेक्स्ट फिल्टर डज नॉट कंटेन टोटल। तो अगर आप मल्टी स्टेट कर रहे हैं तो मल्टी स्टेट में भी आपका पूरा का पूरा डेटा एक साथ कंबाइन हो जाएगा। ओके कर देंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2A आ गई। और अभी यहाँ पे थोड़ा सा फिल्टर आ सकते हैं, ट्रेड नेम दोबारा आ रहा है तो ट्रेड नेम भी हटा लेते हैं, ट्रेड नेम हटा लेता हूँ मैं। तो आपका जो कंप्लीट 2A रेडी हुआ है वो इस तरह से रेडी हुआ है। अब आपको क्या करना है, सिंपल इस डेटा को आपको सिंपल एक्सेल में लोड कर लेना है। यहाँ से करेंगे क्लोज एंड लोड। आप देख सकते हैं सारी की सारी 2A जितनी भी थी आपकी सारी की सारी 2A यहाँ पे लोड हो चुकी है। तो इस तरह से मैंने B2B पे काम किया है, आप CDNR पे भी काम कर सकते हैं, B2B भी काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे मेन एडवांटेज हमारे पास क्या हुई है, ये डेटा आपका ऑटोमेट हो गया है। अगर मैं चाहूँ इस फाइल को बंद करके दोबारा खोलूंगा
तो मैं यहाँ पे अगर मैं और फाइलें डाल दूंगा, सपोज मैं यहाँ 15 फाइलें और डालूंगा, तो जस्ट मुझे यहाँ पे रिफ्रेश करना पड़ेगा, तो ये ऑटोमेटिकली डेटा सारा का सारा इंपोर्ट कर लेगा अगली बार, मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो ये है आपकी पावर क्वेरी। टू वे का डेटा आपका इस तरह से मर्ज हो सकता है जीएसटी पोर्टल का। इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो आप प्लीज पूछ लीजिए, नहीं तो हम आगे चलेंगे। विकल जी, मुझे सर आवाज कट रही है थोड़ी सी आपकी सर। विकल जी, मुझे एक डाउट है इसमें। हाँ जी सर, बताएं अगर ये इसके लिए क्या स्पेसिफिक एक्सेल होना रिक्वायर्ड है? जो आप सॉफ्टवेयर कह रहे हैं वही होना चाहिए? सर एक्सेल 2016 के बाद अगर आप एक्सेल यूज कर रहे हैं तो आपके पास ये वाला फीचर होगा, अदरवाइज मैं आपको एक अल्टरनेट बता देता हूँ, उस अल्टरनेट से आप काम कर सकते हैं। हाँ जी सर, मेरे पास 2016 से पहले का ही है। 2016 से पहले सर ये वाला फीचर काम नहीं करेगा, आपको दूसरे वाला फीचर देता हूँ। तो यहाँ पे इस फाइल को मैं बंद कर देता हूँ सेव करके। सेव कर देता हूँ इस फाइल को। अगर आपको पावर क्वेरी में थोड़ी सी डाउट लगती है तो आप सिंपल सा आप दूसरा फीचर यूज कर सकते हैं। एक्चुअली हमने क्या किया है, हमने अपने ऑफिस में ये एक फाइल बनाई है जीएसटी टू वे को कंपेयर करने के लिए। आज की डेट में हम इससे 10,000 ट्रांजेक्शन या 1 लाख ट्रांजेक्शन भी कंपेयर कर रहे हैं बिना सॉफ्टवेयर के। अब आपने सिंपल करना क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको सिर्फ टू वे का डाटा डालना है सारा, और यहाँ पे कौनसों का मतलब है जितनी भी आपकी कंसोलिडेटेड परचेज है, चाहे वो किसी भी फॉर्मेट में हो, आपने वो सारी यहाँ डाल देनी है। उसके बाद हम यहाँ पे टू वे का कंपैरिजन करेंगे। अब कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब मुझे जीएसटी टू वे को दोबारा से मर्ज करना है किसी पावर क्वेरी के हेल्प के बिना। मैं क्या करूंगा, सिंपल यहाँ से इनेबल कंटेंट कर लूंगा। बट आपको मैं एक चीज बताऊं, अगर आप इनेबल कंटेंट कर रहे हैं तो उसके पीछे का आपको आइडिया पता होना चाहिए मैक्रो का। अगर आप किसी भी फाइल को इनेबल कर देंगे तो हो सकता है कि उसमें वायरस हो, तो वायरस भी रन हो सकता है। तो अगर आप किसी फाइल के बारे में नहीं जानते हैं तो उसको इनेबल मत कीजिएगा, क्योंकि ये फाइल हमारी टीम ने ड्राफ्ट करी है, तो इसके बारे में हमें पूरा पता है। अगर आपको नहीं पता तो हम यहाँ से काट सकते हैं। इनेबल कंटेंट कर देता हूँ मैं। आपने करना क्या है, यहाँ पे आके सिर्फ Alt F11 प्रेस करना है। Alt F11 प्रेस करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं डायरेक्टरी आ रही है। मैं सिंपल यहाँ पे जो अपना डेटा का पाथ है वो चेंज कर दूंगा। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा ऐसे। अब आपको यहाँ पे अगर B2B शीट को मर्ज करना है तो आप यहाँ पे B2B लिख देंगे। अगर आपको CDNR मर्ज करना है तो आप CDNR लिख देंगे। आपको B2B करना है तो B2B लिख देंगे। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, या फिर यहाँ से रन कर सकते हैं, रन कर लेते हैं। तो आप देखेंगे ये जितनी भी टू वे होगी उस फोल्डर के अंदर, चाहे आप एक स्टेट की डालें चाहे 2 स्टेट की डालें, ये सारी की सारी इकट्ठे मर्ज कर देगा। बट आज की डेट में सबसे बेस्ट फीचर जो हो गया है, जो हमारे ऑफिस में चल रहा है, वो पावर क्वेरी चल रहा है। हम उससे 26 ASB जो कर रहे हैं, 26 ASB कर रहे हैं। 10,000 ट्रांजेक्शन से ऊपर 26 AS आपको पता है कि PDF में नहीं निकलता है, टेक्स्ट में निकलता है, तो उसे कन्वर्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। वो भी आप एक्सेल से कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसने सारी की सारी टू वे एक साथ इंपोर्ट कर ली है। अब इसने जो यहाँ पे इंपोर्ट किया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने लास्ट में फाइल का नेम भी दिखाया है, इस फाइल से इंपोर्ट किया है इसने। सबसे लास्ट में इसने फाइल का नेम भी दिखाया है, तो उसमें पार्टी का जीएसटी नंबर आ रहा है, मंथ आ रहा है। तो आप उस फाइल को कॉरेस्पॉन्डिंगली चेक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो फाइल आपको मिल जाएगी। तो मैंने B2B का डेटा इंपोर्ट किया है। अब सिंपल करना क्या है, आपको यहाँ पे फिल्टर लगा देना है। इस डेटा में सिर्फ 2 ही चीजें कॉमन है, हर एंट्री के बाद एक ब्लैंक एंट्री आ रही है। तो अगर मैं ब्लैंक एंट्री को हटा दूंगा तो मेरा डेटा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं ब्लैंक एंट्री को हटा देता हूँ। अब ब्लैंक एंट्री को हटाने के लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे सब कुछ
ब्लू अक्षर में आपके नंबर्स लिखे हैं, अगर आप नीचे जाएंगे तो नीचे जाके ये बिल्कुल ब्लैक हो जाएंगे, यहाँ पे आपका डेटा खत्म हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे नीचे आके बिल्कुल ब्लैक हो रहा है, इन सेल्स के अंदर कोई भी डेटा नहीं। तो डाल लेता हूँ, तो 644 तक आपका जो है वो बोलते हैं डेटा कॉपी हुआ है, उसके बाद कोई डेटा नहीं है, इसलिए यहाँ पे ब्लैक आ रहा है। मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पे आपका हर डेटा के बाद टोटल भी आ रहा है, तो उसके लिए सबसे सिंपल तरीका है आप टोटल को फिल्टर लगा लें और इसे भी डिलीट कर दें, तो आपकी 2A इस तरह से रेडी हो जाएगी। तो आपका 2A का डेटा पूरा रेडी हो चुका है, अब आपके फाइल के नाम भी आ रहे हैं यहाँ पे और 2A का डेटा भी आ रहा है पूरा प्रॉपर फॉर्मेट में। अब मैं इसे परचेज से कंपेयर करना चाहता हूँ, मैं एक एक एंट्री की बजाय मैं जीएसटी नंबर पे चलूंगा और फिर हम पैन लेवल पे चलेंगे। तो यहाँ पे कंसोलिडेटेड शीट में आगे मैं अपनी परचेज भी डालता हूँ। मैंने यहाँ पे परचेज भी डाल दी अपनी। परचेज में थोड़े से हेडर गलत है मेरे, हेडर ठीक कर लेता हूँ। पार्टी नेम यहाँ पे आएगा और जीएसटी नंबर यहाँ पे आएगा और ये अमाउंट सब कुछ यहाँ पे है। अब ये ठीक है आपके, तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ परचेज डाल ली है और 2A डाल ली है। अब इन दोनों को कंपेयर करना है अपने को। कंपेयर करने का क्या प्रोसेस है, अगर हम नॉर्मल अगर हम ये चीजें नहीं जानते तो कंपेयर करने का क्या प्रोसेस रहेगा सर, कोई आइडिया दे सकता है सर? आप जनरली कैसे कंपेयर करते हैं अगर 2A आपके पास ऐसे हो और परचेज आपके पास ऐसे हो इस फॉर्मेट में? कोई भी आप में से कोई भी अनम्यूट करके आइडिया दे सकता है आप? सर इनवॉइसेस से पॉसिबल है क्या? सर इनवॉइस से पॉसिबल इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हो सकता है सपोज ये पार्टी है एसपीएस, ये इनवॉइस नंबर देती हो अल्फाबेट में या न्यूमेरिक में 1 2 3 4 5 6, और ये हो सकता है कि जो सेकंड पार्टी है धन करके ये भी 1 2 3 4 5 6 आपको नंबर देती हो, तो ये आपके डुप्लीकेट हो जाएंगे, इसलिए इनवॉइस नंबर से पॉसिबल नहीं है। बट अगर आप कॉग्निगेट बना के जीएसटीएन एंड इनवॉइस नंबर का कॉग्निगेट बना के वी कैन कंपेयर द डाटा विद 2A ना? यस, जीएसटीएन एंड इनवॉइस नंबर हम कर सकते हैं। तो मैं इसके जो हेडर है वो ठीक कर लेता हूँ। अब हमें करना क्या है, इसको करने का सबसे सिंपल तरीका है, आप क्या करेंगे जितने भी 2A के जीएसटी नंबर हैं आप उसको एक नई शीट पे कॉपी कर लें। सर एक मैं बीच में रिक्वेस्ट करूंगा सभी मेंबर्स से थोड़ा इंटरेक्टिव रखें, क्योंकि एक्सेल की क्लास क्या है फैकल्टी कभी भी एक तरफ नहीं डिलीवर कर सकता। विनीत, अंकुर और ऑल भी बाकी मेंबर्स जो इंटरेक्टिव हो सकते हैं तो वो बढ़िया रहेगा। यस यस सर विकल सर ठीक कह रहा हूँ? हाँ जी सर बिल्कुल सही कह रहे हो आप। हाँ तो इंटरेक्टिव रखें सभी मेंबर्स तो मजा आएगा, कुछ लर्न भी कर पाएंगे। आपके जो भी नए नए डाउट्स हैं, देखो सर आपने 2A अल्टीमेटली आपने ही करनी है ऑफिस में, मैं तो सर एक्सेल की हेल्प से कर लेता हूँ, बट अगर आप इसमें थोड़ा सा अगर आप अपनी प्रॉब्लम और डालेंगे ना तो इसमें थोड़ा सा ज्यादा मजा आएगा। बिल्कुल बिल्कुल कंटिन्यू कीजिए। बिल्कुल सर। इसको करने का सर कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, इसमें करना क्या है, सबसे सिंपल तरीका है, जितने भी जीएसटी नंबर है चाहे वो किसी भी शीट पे है, अगर आप यहाँ पे जीएसटी नंबर कॉपी कर लीजिए सारे एक नई शीट पे किसी भी शीट पे कॉपी कर लीजिए आप इस तरह से। मैंने 2A के सारे जीएसटी नंबर कॉपी कर लिए यहाँ पे। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, परचेज के जितने भी जीएसटी नंबर है वो सारे के सारे कॉपी कर लेंगे इसी शीट के नीचे। अब सर यहाँ पे क्वेश्चन अपना ये बनेगा कि हो सकता है कि पार्टी ने सिस्टम के अंदर जीएसटी नंबर गलत एंटर किए हो, या हो सकता है कि पार्टी ने यूआरपी एंटर किया हो या ब्लैंक एंटर किया हो। सो अब वो सारा का सारा यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। अब यहाँ पे करना क्या है, अपने को डेटा को सिलेक्ट करके इसको सिंपल रिमूव डुप्लीकेट कर देना है। यहाँ पे 24 एंट्री आपकी यूनिक है, ओके कर देते हैं। यहाँ पेस्ट कर देते हैं जीएसटी नंबर पे। अब ये एक्चुअली मैंने शीट
ये शीट कैसे बनाई है मैं आपको दिखाता हूँ। इस शीट में कोई भी ज्यादा लॉजिकल चीज नहीं है। मैंने क्या किया है, यहाँ पे जीएसटी नंबर डालने हैं, यहाँ पे वी लुकअप के जरिए मैं पार्टी के नेम लेके आऊंगा सारे, और यहाँ पे जीएसटीआर वाली शीट से जीएसटीआर 2A से यहाँ पे मैं उसके अमाउंट लेके आऊंगा, उसका आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। सिमिलरली मैं अपनी परचेज की शीट से यहाँ पे उसका अमाउंट, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी। अब मेरा डेटा कोई भी छूटेगा नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पे दोनों के जीएसटी नंबर ले लिए हैं, ब्लैंक ले लिए हैं, यूआरपी ले लिए हैं, जो भी आप कहना चाहें वो ले लिया है। अब यहाँ पे होगा क्या, जितना भी ब्लैंक होगा उतने में डिफरेंस आना शुरू हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। मैंने सपोज यहाँ पे जीएसटी नंबर कॉपी किए, पेस्ट कर दिए। अब यहाँ पे करना क्या है, वीलुकअप लगाना है। अब आप देखेंगे पार्टी नेम का, पार्टी का नाम जो होता है ना जनरली जीएसटीआर 2A में, वो आपका प्रोप्राइटर का नाम आता है इंस्टेड ऑफ प्रोप्राइटरशिप फर्म। तो मैं जनरली क्या करता हूँ, अपनी परचेज की शीट से वीलुकअप लगाता हूँ, क्योंकि यहाँ से अगर मैं लगाऊंगा तो यहाँ पे प्रोप्राइटर का नाम आएगा, हो सकता है कि आपकी अकाउंट्स बुक में वो नाम ही ना हो। तो मैं, क्योंकि वीलुकअप आपका लेफ्ट टू राइट काम करता है, तो इसलिए मैं जीएसटीआर नंबर को कभी भी राइट साइड नहीं रखूंगा, हमेशा लेफ्ट साइड रखूंगा। तो मैं इसको कट करके यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ ऐसे। अब मैं वीलुकअप लगा लेता हूँ। तो मेरा लुकअप वैल्यू ये रहा, और टेबल अरे ये रही। डेटा को पूरा सेट कर लेते हैं, लॉक कर लेते हैं, कॉमा 2, कॉमा 0। तो अब देखेंगे यहाँ पे वीलुकअप लग जाएगा, और जितनी पार्टी का नाम होगा, चाहे वो प्रोप्राइटरशिप फर्म का नाम होगा, चाहे कंपनी का नाम होगा, सब आ जाएगा यहाँ पे। ये वाला जीएसटी नंबर होगा नहीं वहां पे। अब देख सकते हैं जो जीएसटी नंबर जैसे परचेज शीट में नहीं मिले, वो तो उसने सारे एनए कर दिए, और जो मिल गए उसने वो सारे के सारे आपके नाम ले लिए। अब नीचे से फॉर्मूला हटा देते हैं, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 24 ही जीएसटी नंबर है यहाँ पे। अब जितने भी ये एनए हैं, इनका क्या किया जाए। अब इनको हम क्या करेंगे, इनको हम वीलुकअप लगाएंगे 2A से। तो 2A में, क्योंकि हो सकता है कि कुछ नाम ऐसे हो जो परचेज शीट में ना हो, वो आपके 2A से आए हो। तो यहाँ पे अब की बार आप वीलुकअप लगाएंगे 2A से। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं। अगर आप चाहें तो अलग कॉलम में लगा सकते हैं, एक कॉलम इंसर्ट करके। अगर आप इसी कॉलम में लगाना चाहें तो इसी कॉलम में लगा सकते हैं। वीलुकअप, लुकअप वैल्यू ये रही, एंड 2A ये रही। 2 कॉलम है, लॉक कर लेते हैं, 2, कॉमा 0। तो अब देखेंगे इस पार्टी का नाम SPS YY है। तो जितने भी यहाँ पे NA थे उसका नाम भी यहाँ पे आ गया है। अब या तो आप अगेन मैनुअली कर लीजिए, अगर आपको इसी में लगाना है तो यहाँ पे आप इफ एरर करके इस वीलुकअप को लगा सकते हैं। मैं क्या करूंगा, इस पूरे के पूरे वीलुकअप को कॉपी कर लूंगा ऐसे। तो कभी भी आपको अगर कोई फंक्शन किसी और फॉर्मूले में लगाना होता है तो आप हमेशा उसे एडिट मोड में कॉपी कीजिए। एडिट मोड में मतलब डबल क्लिक करके आप उसे इस तरह सेट करके कॉपी कीजिए और लगाइए। अब आप यहाँ पे क्या होगा, इफ एरर, अगर यहाँ पे एरर है तो कॉमा लगा के पूरा का पूरा फॉर्मूला पेस्ट कर दूंगा, क्लोज कर दूंगा, और आप देखेंगे यहाँ पे 2A से भी नाम आ गया। अगर कोई भी नाम मेरा परचेज शीट से छूट जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। इसको डिलीट कर देते हैं। सर अभी तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बता दीजिए, नहीं तो हम आगे चलेंगे फिर। नहीं सर, ओके प्लीज। सर अब हमें करना क्या है, अब हमें 2A और परचेज को कंपेयर करना है। यस, कंपेयर कर देंगे हम। यस, यहाँ पे आप कंपेयर कर देंगे तो अब आपका यहाँ पे डिफरेंस आना शुरू हो जाएगा। बट मैं कंपेयर करने से पहले मैं इसमें थोड़ा सा और डेटा डालना चाहता हूँ। मतलब अब आपने देखा कि कंपेयर करने के लिए हमारे पास बहुत इजी टास्क हो गया। अगर मैं अमाउंट आईजीएसटी सीजीएसटी डाल दूंगा, अमाउंट आईजीएसटी सीजीएसटी डाल दूंगा तो टोटल में डिफरेंस भी आ जाएगा। और अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर ये मल्टी स्टेट हो जाए, मतलब अगर आपका एक पार्टी का मल्टी स्टेट में डेटा हो जाए, सपोज मैं यहाँ पे 2 स्टेट ले लेता हूँ। अभी मैंने जो डेटा क्लब किया है वो सिर्फ एक ही स्टेट का किया है। सपोज मान लेते हैं कि वो 19 स्टेट का है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जीएसटी नंबर 19 से आ रहा है, तो मैंने उसका जो डेटा कंपेयर किया वो 19 से कॉपी किया है, वेस्ट बंगाल का। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे उस पार्टी का जीएसटी नंबर डाल रहा हूँ जिस स्टेट का डेटा है वो। तो मैं यहाँ पे जीएसटी नंबर हटा देता हूँ, ये रहा। अब यहाँ पे मल्टी स्टेट की बात करेंगे।
और मल्टी स्टेट के ऊपर एक्चुअली हम डेटा को यहाँ पे रिफाइन करेंगे इस वर्सेस फाइल के ऊपर। यहाँ पे मैंने वेस्ट बंगाल का डेटा डाल लिया है और अब मैं किसी और स्टेट का डेटा ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डेटा क्लब किया हुआ है दूसरी स्टेट का, तो मैं इसी के नीचे पेस्ट कर दूंगा। अब आपने अगर CDNR का इम्पैक्ट लेना है या B2B का इम्पैक्ट लेना है तो आप इसी शीट में नीचे नेगेटिव करके दिखा दीजिए, और B2B के लिए आपको ओरिजिनल इनवॉइस हटाने पड़ेंगे इस शीट से, B2B वाले डालने पड़ेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। तो अब ये किसी और स्टेट का डेटा है, तो आपके पास मल्टी स्टेट है, तो आप इस तरह से क्लब कर सकते हैं सारी स्टेट्स को। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, उसका सिंपल GST नंबर डाल के जो भी आपका स्टेट का नंबर है वो नंबर डाल देंगे इस तरह से। अब यहाँ पे 2 स्टेट का डेटा हो गया है 2A का, और सिमिलरली मैं यहाँ परचेज में भी दो स्टेट का डेटा डाल देता हूँ, उसका GST नंबर भी यहाँ पे डाल देता हूँ। ये 19 नंबर स्टेट का डेटा है। और इसी के नीचे हम डाल देते हैं दूसरी स्टेट का डेटा। डेटा को हमेशा आप डिफरेंशिएट करके चलिए। डिफरेंशिएट मैं कैसे करता हूँ, मैं डिफरेंशिएट GST नंबर से करता हूँ। तो यहाँ पे मैं उसका दूसरा GST नंबर डाल देता हूँ। आप चाहें तो आगे मंथ भी डाल सकते हैं, अगर मंथ वाइज भी डिफरेंशिएट करना चाहें आप। तो यहाँ पे अभी GST नंबर आ गया है, यहाँ पे भी GST नंबर आ गया है। अब मैं क्या करूंगा, इस बार मैं एक नई ट्रिक लगाऊंगा। हम अपने ऑफिस में इसे क्या बोलते हैं, हम अपने ऑफिस में इसे बोलते हैं GGSTN, मतलब ग्लोबल GSTN। हम क्या करते हैं उस केस में, जो भी आपका GST नंबर होता है, अगर आप देखेंगे तो उसके 2 कैरेक्टर आपकी स्टेट को डिनोट करते हैं। हम उसके 2 कैरेक्टर ले लेते हैं लेफ्ट फंक्शन से। लेफ्ट फंक्शन आपका हेल्प करता है किसी भी कैरेक्टर को तोड़ने में लेफ्ट साइड से। तो अगर मैं इसको यहाँ से क्लिक करके 2 कैरेक्टर लूंगा तो ये आपके 2 कैरेक्टर को तोड़ देगा। यहाँ पे अब क्या होगा, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं पार्टी का GST नंबर आ रहा है। जिस पार्टी ने मेरे 2A के अंदर डेटा डाला है, मैं इस स्टेट को इस GST नंबर से ऐड कर दूंगा। कैसे ऐड करूंगा, यहाँ मैं कॉन्कैटिनेट करूंगा, मैं एंड लगाऊंगा। आप चाहे किसी भी सिंबल से कनेक्ट कर सकते हैं। मैं सपोज माइनस से कनेक्ट करता हूँ, एंड करके इसको मैं इससे कनेक्ट कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे ये डिनोट कर रहा है एक्चुअल में ये GST नंबर, ये GST क्या डिनोट कर रहा है कि 19 नंबर स्टेट के अंदर मेरी इस वाली पार्टी ने डेटा दिया है। मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। तो आप चाहें तो माइनस से डिफरेंशिएट कर लें या स्लैश लगा लें, आप कुछ भी लगा सकते हैं। तो 19 नंबर स्टेट के अंदर इस वाली पार्टी ने डाटा दिया है, तो आप इस GST नंबर से उस पार्टी का नाम भी दे सकते हो। यहाँ पे ये रहा उस पार्टी का नाम। इसी सिमिलरली मैं इसी कॉन्सोल शीट में भी ये सेम एक्टिविटी कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं GST बना लेता हूँ और अगेन वीलुकअप करेंगे, सॉरी लेफ्ट GST बनाने के लिए हमें 2 वेक्टर तोड़ने पड़ते हैं, एंड कॉन्कैटिनेट करेंगे माइनस से, माइनस एंड, और फिर हमारा GST नंबर। यहाँ पे देख सकते हैं GSTN आ गया, यानी कि यहाँ पे हमने एक गलती कर दी है, नीचे पार्टी का नेम के आगे GST नंबर कॉपी कर दिया है। यहाँ से हमने गड़बड़ कर दिया थोड़ी सी। यहाँ पे हमने GST नंबर एक्चुअली राइट वाले कॉलम में डाल दिया है और पार्टी का नाम हमने लेफ्ट कॉलम में डाल दिया। इसको ठीक कर लेते हैं। तो जब भी आप कभी भी डेटा को मर्ज कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, जिस तरह मेरे डेटा के अंदर अभी सिमेट्री नहीं रही, तो आप भी अपने डेटा के अंदर एक बार सिमेट्री चेक कर लें किसी भी काम को करने से पहले, अदरवाइज आपका पूरा डेटा गलत हो सकता है। इसको दोबारा कॉपी पेस्ट कर रखता हूँ नीचे तक। आप देख सकते हैं अब यहाँ पे सब सारी स्टेटों का GSTN जनरेट हो गया। अब यहाँ पे ये पार्टी डेनो करती है कि मैंने इस स्टेट के अंदर इस पार्टी का इनवॉइस चढ़ाया है। अब मैं क्या करूंगा, सेम एक्टिविटी करूंगा GSTN के साथ। कैसे करेंगे, GSTN को कॉपी कर लेते हैं नई शीट पे, इसको डिलीट कर देते हैं, कॉपी पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे, कॉपी एंड पेस्ट स्पेशल वैल्यूज। सिमिलरली यहाँ पे क्या करेंगे, 2A के अंदर कॉपी कर लेंगे से नीचे आके पेस्ट स्पेशल वैल्यूज। नाउ इस टाइम में 2 स्टेट का डेटा इकट्ठे रिकंसाइल करने वाला हूँ।
मैं इसको क्या करूंगा, डेटा को सिलेक्ट करूंगा, अगेन रिमूव डुप्लीकेट्स, ओके। आप चाहें तो पाइवट टेबल से भी कर सकते हैं ये काम, ओके। तो यहाँ पे 61 GGSTN यूनिक है, उसको कॉपी कर लेते हैं और वर्सेस फाइल में पेस्ट कर लेते हैं, पेस्ट। अब यहाँ पे पार्टी का नाम दोबारा लाना पड़ेगा अपने को। यहाँ पे हम क्या करेंगे, GGSTN को कॉपी करके पार्टी के लेफ्ट साइड ले जाएंगे, कॉपी पेस्ट स्पेशल, कॉपी पेस्ट स्पेशल एंड वैल्यूज, इसी कॉलम को कट कर लेंगे एंड यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। सिमिलरली GSTR 2A के साथ करेंगे हम सेम एक्टिविटी, इसको कट कर लेंगे और पार्टी के नेम के जस्ट लेफ्ट साइड पेस्ट कर देंगे। अब हम अपना VLOOKUP लगा सकते हैं। अगेन हम परचेज से पहले लगाएंगे, लॉक कर देते हैं (2, 0). तो पार्टी का नाम यानी कि इस GGSTN का मतलब क्या है, 19 नंबर स्टेट में 19 उस पार्टी का GSTN नंबर ये रहा और मेरी स्टेट नंबर ये रही और पार्टी का नाम ये रहा। अगर हम VLOOKUP लगाना चाहें दोबारा से तो लगा सकते हैं 2A से भी। इसको नीचे तो कॉपी कर लेते हैं। तो जिसमें भी NA होगा इसका मतलब ये है कि वो आपकी परचेज शीट में नहीं है, ओनली 2A में है। तो मैं दोबारा से VLOOKUP लगा लेता हूँ यहाँ पे। अब की बार मैं अलग कॉलम की बजाय इसी कॉलम में लगा रहा हूँ, इफ एरर कॉमा VLOOKUP। तो लुकअप वैल्यू आपकी देख सकते हैं आप, ये रही, कॉमा एंड डेटा आपका ये रहा, लॉक कर देते हैं (2, 0). तो आपका अब 2A से भी नाम आना शुरू हो गया। अब हम सिमिलरली सेम एक्टिविटी करेंगे दोनों GSTN के साथ। क्या करेंगे, हम सिंपल लगाएंगे सम इफ्स। यहाँ पे आपको सम रेंज डालनी होती है सम इफ के अंदर, मतलब किस चीज को आपको टोटल करना है। क्योंकि मुझे टैक्सेबल वैल्यू को टोटल करना है तो मैं यहाँ पे GSTR 2A की शीट पे आऊंगा और टैक्सेबल वैल्यू को टोटल करूंगा। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा, मैं इस पूरे के पूरे कॉलम को लूंगा। पूरे के पूरे कॉलम को क्यों ले रहा हूँ, कल को मुझे कोई नई एंट्री ऐड करनी पड़ी या कोई नया डेटा आ गया तो मैं नीचे जैसे ही ऐड करूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरी वर्सेस फाइल में ऐड हो जाएगा। नाउ कॉमा, यहाँ पे कह रहा है क्राइटेरिया रेंज, किस क्राइटेरिया के आपको अकॉर्डिंग करना है, GGSTN के अकॉर्डिंग, कॉमा एंड आपकी वर्सेस फाइल में ये रहा GSTN नंबर, ये रहा। इस पार्टी का वहां पे GSTN नंबर है, देख लेते हैं एक बार। ये यहाँ पे नहीं है इसलिए यहाँ पे 0 आ रहा है, तो ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पे ये डिफरेंस 0 हो गया। जैसे ही मैंने डेटा डाला यहाँ पे ये डिफरेंस 0 हो गया। क्यों ये डिफरेंस 0 हो गया, एक बार चेक कर लेते हैं। इसने पूरा डाटा नहीं लिया है शायद, टैक्सेबल वैल्यू। ओके, यहाँ पे एक्चुअली जो आपके हेडर के नेम है वो गलत है। यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू करनी थी, यहाँ पे IGST, CGST और SGST, ये सेस स्टेटस। तो टैक्सेबल वैल्यू के लिए आपको K कॉलम लेना है, K कॉलम एंड K कॉलम। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं इस शीट की एक्यूरेसी को चेक करने के लिए एक यहाँ पे सिंपल सा सम लगाऊंगा और 2A में आके टैक्सेबल वैल्यू को पूरा का पूरा सेट कर लूंगा ऐसे। तो आप देख सकते हैं जितना भी मेरे 2A का टैक्सेबल वैल्यू का सम था वो सारा का सारा यहाँ पे आ गया, इसलिए ये डिफरेंस 0 हो गया। इसलिए आप देख सकते हैं जितनी भी एंट्री आपकी आई है वो बिल्कुल करेक्ट है, 100% करेक्ट है, कोई भी एंट्री छूटी नहीं है। इवन ये ब्लैंक के केस में भी आपका ले लेगा। अगर यहाँ पे ब्लैंक होगा तो यहाँ पे सिर्फ 19 दिखाएगा, 19 माइनस नथिंग एंड सिमिलरली 22 माइनस नथिंग, इस तरह दिखाएगा। अगर आपका URP लिखा होगा तो 19 माइनस URP। अब IGST ले लेते हैं। IGST का कॉलम जो है आपका 2A के अंदर L है, तो मैं सिंपल इसको कॉपी कर लेता हूँ एडिट मोड में और K की जगह L कर दूंगा और यहाँ पे M कर दूंगा और यहाँ पे N कर दूंगा।
कॉपी पेस्ट कर लेते हैं नीचे तक। अब यहाँ पे इस फॉर्मूला को सेम दोबारा लगा लेते हैं, सम 2A के अंदर IGST, एंटर। यहाँ पे लगाना था ये सम, पेस्ट, और IGST के लिए M कॉलम और N कॉलम। N कॉलम यहाँ पे आएगा और M कॉलम आपका यहाँ पे आएगा। इसको मैं डिफरेंस पुट कर देता हूँ यहाँ पे। अब आप देख सकते हैं सारा का सारा डिफरेंस 0 हो गया। इट मीन सारी एंट्री यहाँ पे आ गई। अब सिमिलरली हम परचेज के साथ कर लेते हैं डील। समेफ, हम ये काम पाइवट टेबल से भी कर सकते हैं, बट मैं समेफ से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी डेटा वर्सेटाइल हो जाएगा। अगर कोई भी एंट्री कल को ऐड होती है या कोई चेंज होती है तो वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी शीट में। समेफ, समरेंज आपकी टैक्सेबल वैल्यू ये रही, कॉमा, क्राइटेरिया रेंज आपका GSTN, कॉमा, एंड GSTN नंबर ये रहा। कॉपी कर देते हैं, नीचे तक पेस्ट कर देते हैं, सॉरी। और यहाँ पे IGST के लिए लगाते हैं दोबारा से। अब IGST के लिए आपके पास कौन सा फाइल के अंदर J है, HI, J H और I। कॉपी पेस्ट कर देते हैं नीचे तक। और सिमिलरली यहाँ पे दोबारा ट्रिक लगा लेते हैं, वही वाली सम वाली, डेटा की एक्यूरेसी चेक करने के लिए। यहाँ पे आपका कॉलम था JHI, जब आपकी ये शीट बन जाती है अब आपका एनालिसिस पार्ट शुरू होता है। आप ये फाइल अपने कलीग से बनवा सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आपने ये वाला फॉर्मेट अपने ऑफिस में बनाया तो ठीक है, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपल सा, अब यहाँ पे आप 3B का डेटा जब आप यहाँ पे डालेंगे, फॉर एग्जांपल 3B में कुछ भी वैल्यू आ रही है, मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ। सपोज 3B में IGST आपका यही आ रहा है और CGST आपका आ रहा है 2,23,000 एंड 2,23,000। इसका मतलब मुझे क्लियर हो जाएगा कि मेरी जो आपने परचेज की शीट आपने मुझे दी है उसमें टोटल आ रहा है 225 और 3B में आ रहा है 223। इसका मतलब 2400 का डेटा जो आपका इनपुट का है वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है। ये रिपोर्ट आपको वो भी बोल सकती है। यहाँ पे आप 2A का अगर कंसोल चेक करना चाहें, हालांकि ये डेटा ऑटोमेटिकली चेंज होता रहता है तो ये हमारे किसी काम का नहीं होता। अब यहाँ पे ये डिफरेंस 0 आ रहा है तो ये हमेशा मतलब शीट की एक्यूरेसी बता रहा है कि आपकी शीट बिल्कुल ओके है। अगर मैं कंसोल फाइल में किसी भी GSTN को हटा दूं या किसी भी GSTN को चेंज कर दूं तो क्या होगा, यहाँ पे डिफरेंस आना ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगा। तो मुझे पता लग जाएगा कि वो उतनी एंट्री ब्लैंक है, उसके ऊपर मैं कुछ काम नहीं कर सकता जब तक GSTN नंबर मेरे पास आएगा नहीं। मैं इसको वापस चेक कर देता हूँ। अब यहाँ पे आपका रिपोर्ट की एनालिसिस शुरू होती है। यहाँ पे आप देखेंगे तो मैंने डिफरेंस कॉलम निकाल रखा है। डिफरेंस कैसे निकाला है, डिफरेंस मैंने टोटल टैक्स आपका 2A का और टोटल टैक्स आपका परचेज का, मैंने इन दोनों का डिफरेंस निकाल लिया। अब जितने भी ये 0 हैं इसका मतलब ये है कि आपके 2A और परचेज बिल्कुल टैली है, आपको इन पे मेहनत नहीं करनी है। अब आपको इन पे मेहनत क्यों नहीं करनी है, सपोज हो सकता है कि आपका इनवॉइस लेवल पे गलती हो। अब क्योंकि हमें सिस्टम को या आपको डिपार्टमेंट को इनवॉइस लेवल पे डेटा तो देना नहीं होता 3B के अंदर, तो आप इसलिए इनवॉइस लेवल पे उनको काम करने का फायदा नहीं है। अब यहाँ पे आप अगर बात करेंगे 972 की, यहाँ पे इस वाले GST नंबर की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ब्लैक में फिगर है। इट मींस ये 3B के अंदर फिगर तो है बट 2A के अंदर फिगर नहीं है। अगर आप आगे चलेंगे थोड़ा सा, अब यहाँ पे देखेंगे आप इस स्टेट के अंदर क्या हो रहा है। यहाँ पे एक फिगर आपकी पॉजिटिव में आ रही है 16,588 एंड एक फिगर नेगेटिव में आ रही है। अब यहाँ पे आपको समझने वाली बात ये है, ये रही। अब हुआ क्या है, 22 नंबर स्टेट के अंदर मैंने एक्चुअली इस 2 GSTN के अंदर आपका डेटा बुक कर दिया है। आप ये मान के चलें कि 22 नंबर स्टेट के अंदर मैंने 2 GSTN के अंदर आपका डेटा बुक कर दिया है। मैंने आधा डेटा इस GSTN के अंदर बुक कर दिया है, जबकि 2A में आपका जो डेटा आ रहा है वो इस GSTN के अगेंस्ट बुक आ रहा है। इट मींस
आपका ये सिस्टम का जो आपका परचेज में आपने शीट में जीएसटी नंबर डाला है वो गलत है, आपको वो ठीक करना पड़ेगा। और अगर आप आगे चलेंगे तो यहाँ पे आप सिमिलरली ये रिपोर्ट देखेंगे, अगर आपका यहाँ पे सपोज आता 19 और 22, इट मीन्स आपने किसी और स्टेट में डेटा डाल दिया है उसका। आप चाहें तो पेन वाइज भी कंपेयर कर सकते हैं, पेन नंबर निकाल सकते हैं आप। यहाँ पे पेन नंबर निकालने के लिए हमें मिड फंक्शन लगाना पड़ेगा। तो आपका पेन नंबर आ गया। अब आप इस पेन नंबर की पाइवट टेबल लगाएंगे तो कोई पता लग जाएगा कि पेन नंबर आपका, आपको पेन नंबर करके क्या करना है, पाइवट टेबल लगानी है डिफरेंस है, तो आपको पता लग जाएगा कि किस पेन नंबर पे डिफरेंस है। बट इससे स्टेट वाइज आपका ट्रैक नहीं होगा डेटा। अगर आपको क्लाइंट को देना है तो आप यहाँ फिल्टर लगा के दे सकते हैं कि भाई आपने इस स्टेट का डेटा इस स्टेट में डाल दिया, या इस जीएसटीएन का डेटा इस जीएसटीएन नंबर में डाल दिया है। तो ये आपका इस तरह से इस शीट पे काम कर सकते हैं आप। सर आपका अभी तक किसी का कोई डाउट इन चीजों में? तो आगे अगर आपका किसी का डाउट है तो आप प्लीज अनम्यूट करके पूछ लीजिए। कि एक दिन में होएगा, आधे दिन में काम होएगा? नहीं सर प्लीज, अपनी सारी रिपोर्टियां सारी इन्होंने अलग नहीं साइड ओके, प्लीज कैरी ऑन। हाँ बोलिए मैडम। यहाँ बैठ कर यहाँ टेबल। हाँ कोई डाउट? आगे चले फिर। अंकुर जी का कोई डाउट नहीं है? हाँ जी सर चलिए आगे चलिए सर। सर अब इसमें क्वेश्चन ये बनता है कि मुझे अभी डेटा ढूंढना है सर, ये 16,588 का डेटा है कौन सा, कौन से इनवॉइसेस का डेटा है, और अब ये निकलेगा कैसे? अब आप क्या करेंगे, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लैक फिगर आ रही है, इट मीन्स परचेज के अंदर डेटा आ रहा है, टू के अंदर डेटा नहीं आ रहा। इसका मतलब ये है कि आपका डेटा जो मिलेगा परचेज शीट में मिलेगा। आप क्या कर सकते हैं, जीएसटीएन नंबर कॉपी करेंगे और यहाँ पे फिल्टर लगा लेंगे। जैसे फिल्टर लगा के आप वैल्यू निकालेंगे तो आप देखेंगे आपका वो डेटा आ गया है। आप ये वाली पार्टी को मेल कर सकते हैं, भाई 16,588 की एंट्री ऐसी है जो आपने गलत जीएसटी नंबर डाल दिया। सिमिलरली आप टू के साथ भी एक्टिविटी कर सकते हैं। टू के निकालना चाहें तो देख सकते हैं यहाँ पे माइनस में आ रहा है अमाउंट, तो यहाँ पे इसका मतलब हमने 2A में इनपुट ज्यादा लिया है, तो ये वाला जीएसटी नंबर कॉपी कर लेते हैं और 2A में निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे आपको एक प्रॉब्लम ये आएगी कि यहाँ पे हमने ऑलरेडी 2A में अगर आपको आप प्लीज, अगर कोई डाउट नहीं तो प्लीज म्यूट कर लीजिए आप। हाँ जी, तो बेसिकली यहाँ पे आपको ये दिक्कत आएगी कि हमने 2A के अंदर इनपुट लिया हुआ 27,000 रुपए और परचेज की शीट में 10,000 रुपए आ रहा है, तो यहाँ पे आप 2A के अंदर पूरा का पूरा 27,000 रुपए आएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, उस पार्टिकुलर स्पेशल वैल्यू लगा के उन एंट्री को फिल्टर कर सकते हैं इनवॉइस लेवल। ये आपकी एक्टिविटी थोड़ी सी यहाँ पे ज्यादा होती है, नहीं तो आप जीएसटी नंबर लगा के इनवॉइस नंबर को कॉन्कैटिनेट करके तो भी लोग मार सकते हैं। इस तरह से भी आपका काम चल सकता है। मतलब काफी 70 से 80% प्रॉब्लम ये शीट सॉल्व कर देती है आपकी इस तरह से, अगर आप समराइज फॉर्म में डेटा बनाएंगे तो। इसमें कोई भी नया रूल नहीं है। तो सर ये है हमारा जो आज का 2A है, इस तरह से हम 2A को डील कर सकते हैं। आप लोगों का किसी का अगर 2A में कोई डाउट है इस सेशन में, या आपको कोई लगता है कि इसमें कोई इम्प्रूवमेंट है या आपको कोई और चीज इसमें 2A में समझनी है, तो आप प्लीज आप पूछ सकते हैं आप। विकल जी वो मतलब जो आपने बताया दिस इज वेरी गुड, बट ये है कि जब जब हम प्रैक्टिकली करेंगे तो हमें और ज्यादा डाउट्स आएंगे। तो एक सुनने में और करने में बहुत फर्क होता है। तो जब हम करेंगे तो आपसे फिर डाउट पूछेंगे। अभी तो लग रहा है कि हाँ भाई सब हम कर लेंगे। सर मैं आपको यकीन दिलाऊं कि आज की डेट में प्रैक्टिकली मैं ऐसे ही काम कर रहा हूँ, और इससे अगर आपके ट्रांजेक्शन लेवल 10,000 है या 1 लाख है
तो वो मोटा मोटी हाँ जी। 20-30% रह जाते हैं, बाकी सब नॉक ऑफ हो जाते हैं। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। तो मैं भी अब जैसे आपने कर रखा, मैं भी वैसे ही एक बार करके देखूंगा और इन पार्टीज की ट्रांजेक्शन्स को, और फिर मैं अगर कोई दिक्कत होती है तो आई कॉन्टेक्ट। अच्छा सर, इसके अलावा किसी को कोई डाउट? सर आपका स्पेसिफिक डाउट था कोई, आप पूछ लीजिए एक बार। अच्छा सर, मेरे पास क्या है, मेरे पास एक फाइल है, उसके अंदर मल्टीपल टैब्स है। ठीक है। मल्टीपल टैब्स मीन्स मान लीजिए उसमें 150 से 200 टैब्स हैं, ठीक है। और उन टैब्स के अंदर कुछ डेटा भी है। ओके। तो मेरे को उस डेटा की एक समरी शीट चाहिए। उस डेटा की आपको समरी शीट चाहिए, ओके। हाँ जी। तो अब उस डेटा का जो फॉर्मेट है वो आपका कैसे है, मतलब स्ट्रक्चर फॉर्मेट है या हर शीट का अलग फॉर्मेट है, ये कैसे फॉर्मेट? नहीं, फॉर्मेट सबका सेम। फॉर्मेट सबका सेम है, और शीट के नाम जो है वो कैसे हैं आपके? शीट के नाम मतलब 621, 622, 623, 624। ओके। सो उस केस में आप इनडायरेक्ट फंक्शन यूज कर सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। हालांकि ये आपकी टॉपिक से हटकी क्लास है, तो मैं आपको ये वाली टॉपिक ना आपको इससे एंड में ले लूंगा, ये वाला टॉपिक। हाँ हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। और सर अगर बेटर हो तो मैं आपको वो फाइल भी मेल कर दूं, तो एक बार मेरे को पता भी लग जाएगा। हाँ ठीक है सर, मैं करा दूंगा वो चीज। हाँ सर, तो एक बार मेरे को मेल आईडी आप उसकी बता देंगे तो मैं अभी भेज देता हूँ। हाँ मैं आपको स्क्रीन पे लिख देता हूँ सर ईमेल आईडी अपनी। ये सर ईमेल आईडी है। ठीक है सर, मैं सर सेंड। और सर किसी का कोई डाउट टू वे से रिगार्डिंग? सर आगे चलें, आगे चलते हैं फिर। सर अब बात करते हैं ऑडिट रिपोर्ट्स की। मेरी सारे सॉफ्टवेयर को समझने को आग लगेगी, सर मर जाएगी इसको। दो कमरे ना बना के हाँ जी, मैं नॉन कारो वाली कंपनी की आपकी बात कर रहा हूँ। अब नॉन कारो वाली कंपनी में होता क्या है सर, अक्सर हमने देखा है कि लास्ट मोमेंट पे बहुत सारा लोड रहता है हमारे पास सितंबर के अंदर या अक्टूबर के अंदर। तो हम क्या करते हैं उस केस में, इसमें हम जनरली क्या करते हैं, हम सारी की सारी रिपोर्ट अपने आर्टिकल्स को देते हैं, और आर्टिकल क्या करते हैं, वो सारी सारी रिपोर्ट एक जैसी बना देते हैं, उसमें नाम चेंज कर देते हैं, बस कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ये होता है सर आज की डेट में। मेरे पति के लायक आसमान से अगर किसी का कोई स्पेशल रिमार्क है या क्वालिफिकेशन है तो हम वो एक्स्ट्रा डाल देते हैं, अदरवाइज जनरली नॉन कार वाली रिपोर्ट तो सेम ही रहती है, मेरा ऐसा मानना है। बाकी आप लोगों का थोड़ा सा डिफरेंशिएट हो सकता है, बाकी कोई अगर बोलना चाहे तो बोल सकता है। हाँ जी अंकुर जी, यही रहता है सर। हाँ सर। हाँ जी, तो अब क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये रॉ डेटा बनाया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारी कंपनीज के नाम लिखे हुए हैं, सब कुछ चेंज है, और यूडीआईएन भी बिल्कुल चेंज हो चुका है। आपकी अगर आपकी नॉन कारो वाली रिपोर्ट है तो आप देखेंगे आपको पूरी की पूरी रिपोर्ट के अंदर सिर्फ आपको ये 3 चीजें डालनी होती है, कंपनी नेम, यूडीआईएन और डेट ऑफ साइनिंग, एक्सेप्ट अगर आपको कोई क्वालिफिकेशन या कोई रिमार्क स्पेसिफिक ना हो, अदरवाइज आपकी सारी रिपोर्टें सेम होती हैं इस तरह से। तो आप क्या कर सकते हैं उस केस में, कॉपी कर लेते हैं इसको। हाँ जी, तो उस केस में मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया है, यहाँ पे मेल मर्ज लगाया। अब मैं आपको वही बताऊंगा कि मेल मर्ज लगाया कैसे है और आप इसका यूज अपनी डेली लाइफ में कैसे कर सकते हैं। अगर आप यूडीआईएन की साइड पे चेक करेंगे तो वहां पे भी आपका मल्टी यूडीआईएन जनरेट करने का ऑप्शन है, तो आप उस इस चीज को ऑटोमेट कर सकते हैं अपने ऑफिस में। कैसे, मैं इन सबको डिलीट मार देता हूँ एक मिनट के लिए।
तो आप देखेंगे हमने क्या किया है, यहाँ पे अपने साइन डाल लिए हैं और सब कुछ डाल लिया है। अब यहाँ पे सिर्फ आपको कंपनी का नाम डालना होता है, यूनियन डालना होता है और डेट डालनी होती है। कैसे करते हैं काम को आपको बताता हूँ मैं। अब सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे मेल मर्ज लगाएंगे, आप मेलिंग में आएंगे, यहाँ पे करेंगे स्टार्ट मेल मर्ज, यहाँ पे आप करेंगे स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड। आप इससे क्या कर सकते हैं, मल्टी लेटर भी ड्राफ्ट कर सकते हैं। राइट योर लेटर, मैंने 2 बार क्लिक कर दिया एक्चुअली। यहाँ पे आपको जो आपको लिस्ट है आपको सेलेक्ट कर लेनी है। आपको लिस्ट इस तरह से बना लेनी है। आप चाहें तो यूडीएन नंबर आप लेफ्ट साइड कर सकते हैं, लेफ्ट साइड राइट साइड कर सकते हैं, तो वो आपकी चॉइस है। मैंने इस तरह की शीट बना ली है और आप इस तरह की शीट बना के आप यहाँ पे उसको लिस्ट को चूज कर सकते हैं। तो इसको बंद कर देता हूँ और चूज कर लेता हूँ, सिलेक्ट अ डिफरेंट लिस्ट, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे ये शीट आ गई, इसको ओके कर देते हैं। आप देखेंगे आपकी पूरी की पूरी शीट इस तरह से दिखाना शुरू कर देगा। तो आप अगर आपके पास 10 कंपनी है, 20 कंपनी है नॉन कारो वाली, अगर आपकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है तो ये चीज एप्लीकेबल हो सकती है। तो आप इसको सिलेक्ट करके आप इसको करेंगे ओके। यहाँ से करेंगे आप नेक्स्ट राइट योर लेटर। अब आपने करना क्या है, यहाँ पे आ रहा है मोर आइटम्स, मोर आइटम पे क्लिक कर लेंगे। आपके पास देखेंगे सारे ऑप्शन आ गए, कंपनी नेम, यूडीआईएन, डेट ऑफ साइनिंग एंड साइनिंग डेट, सब कुछ चेंज है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, द कंपनी के बाद यहाँ पे आपको नाम लिखना होता है। आप यहाँ पे कर्सर रखेंगे, मोर आइटम पे आएंगे, कंपनी नेम इंसर्ट कर देंगे, क्लोज कर देंगे और इसी तरीके से आप आगे आगे चलेंगे। आपको जहां भी जो चीज रखनी है आप रख लें। यूडीएन में यहाँ रख देता हूँ। और डेट के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ मोर आइटम्स एंड साइनिंग डेट इंसर्ट। नाउ अब मेरी पूरी रिपोर्ट रेडी हो चुकी है। आपको करना क्या है, सिंपल यहाँ पे कर देना है नेक्स्ट प्रीव्यू योर लेटर एंड कंप्लीट दी मर्ज। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके सारी की सारी रिपोर्ट रेडी हो चुकी होंगी। तो आपकी पहली रिपोर्ट ये आ गई और आप नेक्स्ट करेंगे। तो आपकी ये दूसरी रिपोर्ट आ गई, ये तीसरी रिपोर्ट आ गई। आप यहाँ पे सिंपल डेट चेंज कर लें और आपको सिर्फ एक ही रिपोर्ट में डेट चेंज करनी है आपको स्टार्टिंग से पहले। आप क्या करेंगे, आप इसको सिंपल यहाँ पे कर देंगे फिनिश एंड मर्ज, यहाँ पे प्रिंट डॉक्यूमेंट कर लेंगे तो सारी की सारी रिपोर्ट प्रिंट हो जाएंगी। अगर आप चाहें पीडीएफ में कन्वर्ट करना तो पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो इस तरह से आपका ये रिपोर्ट सारी की सारी एक साथ बन जाती है। और आप अगर आपने ITC2 किया हो तो ITC2 के अंदर भी आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ता है। तो ये फॉर्मेट आपका ITC2 के अंदर भी लग सकता है सिमिलरली। और इस तरह से आपका ये मेल मर्ज काफी जगह यूज हो जाता है। सर आपका मेल मर्ज में कोई डाउट है आप लोगों को किसी का? सर ये कितनी टाइम सेविंग एक्टिविटीज हैं, आप देखिए छोटी छोटी एक्टिविटीज हैं और हम कितना टाइम बचा सकते हैं इन चीजों से। मयंक जी आगे चले। यस सर। ओके, अब आपको छोटी छोटी एक्टिविटी मैं 2-3 बताऊंगा जो हम ऑफिस में यूज नहीं करते हैं और वो कितने काम की एक्टिविटीज हैं। अब सपोज आपके पास 4 शीटें हैं, तो 5 शीटें लेते हैं, उसके ऊपर डेटा पड़ा हुआ है आपका। डेटा बना लेते हैं, कोई भी रैंडम डेटा बना लेते हैं। तो आप देखेंगे शीट 5 के ऊपर डेटा आ गया और शीट 4 के ऊपर डेटा नहीं आया, शीट 3 के ऊपर डेटा नहीं आया। मैंने यहाँ पे शीट 5 को सिलेक्ट किया था। अगर मैं अपने ऑफिस के अंदर इन सारी शीटों को इकट्ठे सिलेक्ट कर लूं इस तरीके से,
अगर आपकी सारी की सारी शीटें एक तरीके से हैं, जैसे भी अंकुर जी ने बताया कि मेरा सारे शीटों पे डाटा एक ही तरीके से सिमेट्री में है, तो अगर आप इन सब पे एक ही फॉर्मेट देंगे तो आपकी सारी शीटों पे फॉर्मेट अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। ये इस तरह से शीट की ग्रुपिंग होती है। आप चाहें तो किसी शीट पे कंटेंट लिखेंगे, फॉर एग्जांपल मैं अगर रैंडम नंबर जनरेट करूं तो आपके सारे के सारे शीट अलग अलग रैंडम नंबर जनरेट कर देगी और आपको वो काम करना नहीं पड़ेगा मैनुअली। इस तरह से आप मल्टी शीट्स फॉर्मेट कर सकते हैं एक साथ। अगर मैं कॉमा लगाऊं तो कॉमा भी लग जाएगा, तो आप देखेंगे सारी सारी शीट इकट्ठे फॉर्मेट हो रही है। इस तरह से आप ग्रुपिंग का फीचर का फायदा उठा सकते हैं एक्सेल के अंदर। अब मैं जो यहाँ पे करने वाला हूँ, मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे इन सब शीटों का सम करना है। मैं यहाँ पे सम करना चाहता हूँ इसका, शीट 2 का, शीट 3 का, शीट 4 का, शीट 5 का। सर कैसे करेंगे आप? अगर आपको नॉर्मल दिया जाए, यहाँ पे सर 5 शीटें हैं, अगर आपको मैं 150 शीट दूं तो आप उसका सम कैसे करेंगे? कोई बता पाएगा? कोई भी सर अनम्यूट करके प्लीज बता दीजिए। चलिए कोई बात नहीं, आप सिंपल सी मैं बताता हूँ। जनरली हम करते क्या है, आज के डेट में हम एक एक करके सम करते हैं और अलग अलग शीट के ऊपर सम करके फिर दोबारा यहाँ पे टोटल करते हैं। हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से ये वैल्यू चेंज हो रही है, इसको वैल्यूज कर देते हैं पहले ताकि चेंज ना हो। अब यहाँ पे वैल्यू चेंज नहीं होगी, मैंने इसको सम कर दिया है। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे शीट पे आ गया है सम। आप चाहें तो इकट्ठे सारी शीटों पे सम लगाना चाहें इस तरह लगा सकते हैं आप। ओके, अब सारी शीटों पे सम लग गया होगा। अब देखिए तो आपका सम यहाँ पे भी हो गया, सम यहाँ पे भी हो गया, और सम यहाँ पे भी हो गया, और सम यहाँ पे भी हो गया। अब अगर मैं इन सब शीटों को इकट्ठे टोटल करना चाहूँ, यानी कि पांचों शीट का टोटल मैं यहाँ पे चाहता हूँ, तो कैसे करेंगे सर? अगर आपने इस डेटा को ध्यान से देखा होगा, यहाँ पे एक्सेल के अंदर जब भी एक्सेल किसी भी एक सेल से या ज्यादा सेल से कोई चीज लेता है तो वो उसको सेमीकोलन में डिफरेंशिएट कर देता है। इट मींस इट डिफाइन अ रेंज। सो एक्सेल के पास एक क्वालिटी ये भी है कि आप एक्सेल के साथ शीट में भी काम कर सकते हैं। कैसे? हम क्या करेंगे, शिफ्ट की को होल्ड करेंगे और सबसे लास्ट में आ जाएंगे। जैसे ही आप सबसे लास्ट में आएंगे, आप देखेंगे सारी की सारी शीट रेंज में आ गई। इट मींस अब जब भी मैं सम करूंगा तो वो सारी की सारी शीटों का टोटल इकट्ठे आएगा। अगर मैं इन सबको अब सिलेक्ट करूंगा तो पांचों शीटों का टोटल इकट्ठे आएगा। अब एक शीट का टोटल नहीं आएगा। क्लोज कर देते हैं एंड एंटर मारेंगे। अब देखेंगे पांचों शीट का टोटल करेंगे ना मैनुअली, तो आपका यही टोटल आएगा सर। अब सर यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि अभी तो मेरा डेटा सब में 9 नंबर रो तक डेटा है। अगर ये हो सकता है कि अलग अलग डेटा हो, तब हम कैसे करेंगे? तो बता पाएगा सर? सर कोई भी? चलिए आगे चलते हैं। अगर आप देखें, मैं सपोज यहाँ पे 4 कर देता हूं और यहाँ पे एक ही रो रहने देता हूं। यहाँ पे 3 कर दिए मैंने, यहाँ पूरा रहने देते हैं और यहाँ पे 3 हटा देते हैं। उस केस में भी सर सेम सब कुछ चलेगा, बट आपको करना क्या होगा उस केस में? उस केस में आपको सारी शीटों को एक बार चेक करना पड़ेगा। कुछ शीटों को आपको चेक करना पड़ेगा सबसे ज्यादा डेटा किस शीट के अंदर है। सबसे ज्यादा डेटा किस शीट के अंदर है? आप देखेंगे 2, 3, 4 शीट के अंदर सबसे ज्यादा डेटा है और 5th शीट के अंदर भी डेटा नहीं है, तो सबसे ज्यादा डेटा 4 शीट के अंदर है। अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि अगर 200 से 300 शीट हो तो हम कैसे करेंगे? मैं शीट को सेव कर लेता हूँ डेस्कटॉप पे। अब मैं इसको शीट को बंद कर देता हूं। अब मुझे पता लगाना है कि किस शीट के अंदर सबसे ज्यादा डेटा है, क्योंकि मैं इंडिविजुअली चेक नहीं कर सकता। मैं यहां से क्या करूंगा, इस शीट को कन्वर्ट कर दूंगा जिप फाइल में। जैसे मैं इस फाइल को जिप में कन्वर्ट कर दूंगा, यहाँ पे आप इसको ओपन करेंगे, यहाँ पे आप एक्सेल में आएंगे और यहाँ पे आपको आना है वर्कशीट्स के अंदर। तो आप देखेंगे सबके अंदर साइज लिखा हुआ है। सबसे ज्यादा जो साइज आ रहा है वो आ रहा है आपका शीट 4 का। इट मीन शीट 4 के पास सबसे ज्यादा डेटा है।
अब यहाँ पे आपकी एक प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है। कभी कभार क्या होता है, जब हम ऑफिस में काम कर रहे होते हैं, आपकी शीट बहुत ज्यादा हैंग कर रही होती है या आपकी फाइल बहुत ज्यादा हैंग कर रही होती है, तो आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सी शीट ऐसी है जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कर रही है। आप उस शीट को मॉडिफाई कर लें या डिलीट कर दें, तो आपका काम या वो फाइल जो है वो बहुत हैवी से बहुत ज्यादा लाइट हो जाएगी। तो अब शीट 4 के अंदर सबसे ज्यादा डेटा है, तो मैं क्या करूंगा, दोबारा इस फाइल को कन्वर्ट कर दूंगा एक्सेल फाइल में। ओपन कर लेंगे। हाँ जी, तो हमने देखा शीट 4 के अंदर सबसे ज्यादा डेटा है, तो शीट 4 के अंदर रो नंबर 9 तक डेटा है। तो अब की बार जो मैं सम लगाऊंगा वो मैं लगाऊंगा रो नंबर 10 पे, क्योंकि रो नंबर 9 मेरी लास्ट थी, तो मैं रो नंबर 9 के बाद 10 पे लगाऊंगा टोटल सम। और अगेन मैं वही ट्रिक लगाऊंगा, शिफ्ट लगा के लास्ट पे आऊंगा इस तरह से, और ये डेटा पूरा सेट कर लूंगा इस तरह से और एंटर। तो आप देखेंगे आपका टोटल आ जाएगा पूरी सारी शीटों का। तो आपको इस तरह से आपको आइडेंटिफाई भी नहीं करना पड़ा कौन सी शीट आपकी सबसे ज्यादा डेटा दिखा रही है, और आपका टोटल भी हो गया सारी शीटों को। तो आप इस तरह से अपने डेटा को रिड्यूस भी कर सकते हैं और काम भी कर सकते हैं। सर इसमें कोई डाउट आपका? आगे चले सर, अंकुर जी आगे चले। हाँ जी सर, हाँ जी। हाँ जी सर, आगे एक दो ट्रिक और बताता हूँ। अब सपोज आप कीजिए, अब आप सपोज बैलेंस शीट बना रहे हैं आज की डेट में। अब बैलेंस शीट में देखते हैं आप, एसेट साइड आपकी आ रही है, लायबिलिटी साइड आपकी आ रही है। एसेट साइड के अंदर आपका सपोज टोटल आ रहा है 5,000 रुपए, और लायबिलिटी साइड के अंदर आपका टोटल आ रहा है 5,010 रुपए। अब आपने देखा कि सर 10 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। अब आप क्या करते हैं, बार बार इस 10 रुपए के डिफरेंस को आइडेंटिफाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी नोट्स में चेंज करता हूँ, करंट एसेट वाले में चेंज किया या इन्वेंट्री वाले में चेंज किया, तो मैं बार बार इस शीट को रेफर करता हूँ। अब ये 10 रुपए से कितना रह गया, अभी 5 रुपए रह गया। अगर मैं शीट 5 पे आऊँ, मतलब शेयर कैपिटल में चेंज करूँ या वर्क इन प्रोग्रेस पे चेंज करूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे ये डिफरेंस और कम हो जाता है। तो आप इस डिफरेंस को बार बार चेक करते रहते हैं। अब आपकी शीट्स यहाँ पे तो 5 हैं, फाइनेंशियल्स के अंदर वो शीट 22-23 होती है। तो आप बात करेंगे, अब इसमें यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप लगा सकते हैं वॉच विंडो। कैसे लगा सकते हैं वॉच विंडो? आप फॉर्मूला के अंदर आएंगे, यहाँ पे आ रहा है वॉच विंडो। जैसे आप वॉच विंडो लगा देंगे इस सेल के ऊपर, अब होगा क्या आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये पूछ रहा है ऐड वॉच। हाँ जी, हाँ जी, ऐड वॉच करते हैं। अब यहाँ पे ये सेल मेरा ऑटोमेटिक सिलेक्टेड है, अगर आप चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। मैं इस पे वॉच लगाना चाहता हूँ क्योंकि मैं इस डिफरेंस को बार बार देखूंगा अपने शेड्यूल्स में चेंज करते हुए या बैलेंस शीट बनाते हुए, इस डिफरेंस को बार बार देखूंगा। ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। अभी आप डिफरेंस देख रहे हैं 10 आ रहा है। सपोज मैं यहाँ पे करंट एसेट शेड्यूल बना लेता हूँ, तो करंट एसेट में आप देख सकते हैं कैश, एंड आप कुछ भी ले लीजिए इन्वेंट्री। तो कैश अगर आप माने मैंने टोटल एसेट लिया आपकी 5,000, तो यहाँ पे ले सकते हैं 2,000, 3,000, या टोटल लगा लेते हैं। तो अब आप इसमें चेंज कर रहे हैं 2010, तो आप देखेंगे ऊपर वॉच विंडो के अंदर ऑटोमेटिकली डिफरेंस 0 हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंस 0 हो गया और आपकी बैलेंस शीट टैली हो गई, 0 आ गया। तो आपको अब बार बार उस शीट को रेफर नहीं करना पड़ेगा। और अगर आपकी ये 22-23 शीटें होंगी या 24 शीटें होंगी, तो आपको बहुत ज्यादा टाइम बचने वाला है इन छोटी छोटी चीजों से। वॉच विंडो से आपका बहुत ज्यादा टाइम बच सकता है। आप किसी भी शेड्यूल में किसी भी पूरी की पूरी रेंज पे लगा सकते हैं। आप क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे वॉच विंडो, एड वॉच, आप पूरी की पूरी रेंज पे लगा देंगे ऐड, तो आपके सारे के सारे सेल आ जाएंगे यहाँ पे। अगर आप सीएमए बना रहे हैं या आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रहे हैं, तो आपका ये उस केस में बहुत ज्यादा हेल्प करता है वॉच विंडो। अगर आपको ऐसे नहीं दिखना है फॉर्मूला बार में, तो आप इसको यहाँ से क्लिक करके आप इसको अलग भी कर सकते हैं, इस तरह से यहाँ पेस्ट भी कर सकते हैं। तो आपको ये अब डिफरेंस दिखाता रहेगा कि आपका जो बैलेंस शीट में है या कहीं भी डिफरेंस है, आपका इस तरह से डिफरेंस आ रहा है। तो ये आपको वॉच विंडो इस तरह से टाइम सेविंग एक्टिविटी में काफी मदद करता है। सर वॉच विंडो में किसी का कोई डाउट? नो सर। अच्छा सर आगे चलते हैं। अब सपोज सर हो क्या रहा है,
मैं आज की डेट में एक बैलेंस शीट बना रहा हूँ, मुझे नोट नंबर देने हैं एसेट में। सपोज मान लीजिए आप यहाँ पे आपके पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ रहा है, यहाँ पे आपके पास डेफर्ड टैक्स आ रहा होगा, यहाँ पे आपके पास इन्वेंट्री आ रही होगी। तो आप क्या करते हैं, नोट नंबर देते हैं 1 2 3, इस तरह से आप नोट नंबर देते हैं। अब फिर क्या करते हैं, आप मैनुअल एक्टिविटी करते हैं, इस 1 को आप उस नोट पे जाके सर्च मारते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मिलेगा तो आप उसमें 1 देंगे, इसी तरीके से आप डेफर्ड टैक्स को 2 देंगे, और आपका सिमिलरली आप इन्वेंट्री को 3 नंबर नोट देंगे। अब ये एक्टिविटी आप साइड बाय साइड दोनों शीट को रख के भी कर सकते हैं। कैसे, जब भी मैं इस काम को करना चाहता हूँ साइड बाय शीट को रख के, या फिर आप 2 शीटें मिला रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप शीट 1 और शीट 3 मिला रहे हैं, तो आपको आप दोनों शीटों को साइड बाय साइड रख सकते हैं। तो आपकी दोनों शीट साइड बाय साइड कंपेयर होगी। कैसे, आप क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे आएंगे व्यू टैब में, आप यहाँ पे कर देंगे न्यू विंडो। अभी आप मेरे फाइल का नाम देखिएगा बुक 1। अब मैं जैसे न्यू विंडो क्लिक करूंगा, आप देखिए क्या होगा, यहाँ पे अब बुक 1 की 2 कॉपियां बन गई, बुक 1 2 एंड बुक 1 1। अब यहाँ पे मैं इसको क्या कर सकता हूँ, व्यू साइड बाय साइड। जैसे मैं व्यू साइड बाय साइड करूंगा, अभी आपकी ये शीट इस तरह से आ गई और ये शीट आपकी इस तरह से आ गई। एक्चुअल में ये दोनों शीटें हैं एक ही। जब मैं इन दोनों पे काम करूंगा तो अब यहाँ पे आपको अब एक क्वेश्चन ये बनता है कि सर अगर मैं इस शीट में चेंज करूंगा तो इसमें ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा क्या, या इस शीट में चेंज करूंगा तो इस शीट में ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। अब दोनों फाइलें अलग अलग सेव होगी या कैसे होगी। अब यहाँ पे आपको सबसे बड़ी एडवांटेज क्या है, ये दोनों फाइलें एक ही है। आप किसी भी फाइल पे काम कीजिए, अगर आप यहाँ पे काम कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे काम हो जाएगा, अगर आप यहाँ पे काम कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे काम हो जाएगा। आप एक फाइल को बंद करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली दोनों फाइलें मर्ज हो जाएंगी, एक ही दोबारा वापस कन्वर्ट हो जाएगी इस तरह से। आप देख सकते हैं वापस ये बुक 1 बन गई जो ओरिजिनल थी। मैं दोबारा कर देता हूँ इसको, व्यू न्यू विंडो व्यू साइड बाय साइड, आपके दोनों साइड बाय साइड खुल गई है। अब यहाँ पे व्यू के अंदर जैसे मैंने क्लिक किया है व्यू, आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिकली सिंक्रोनाइज स्क्रॉलिंग आ रही है। सिंक्रोनाइज स्क्रॉलिंग का मतलब होता है जब मैं माउस को नीचे लेके जाऊंगा तो ये ऑटोमेटिकली दोनों फाइलें नीचे मूव कर रही है। अगर आप चाहते हैं कि दोनों फाइलें मूव ना करें तो आप क्या करेंगे, यहाँ से सिंक्रोनाइज स्क्रॉलिंग को हटा देंगे और यहाँ से भी आप सिंक्रोनाइज स्क्रॉलिंग को हटा देंगे, ऑटोमेटिकली हट गया है। तो अब यहाँ पे बात करेंगे, अब इन दोनों डेटा को कंपेयर कर सकते हैं। सपोज आपको शीट 1 को शीट 3 से कंपेयर करना है, सो शीट 3 को शीट 1 से कंपेयर कर लीजिए आप। अगर आपने कुछ भी चेंज करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने सेल लिंक करना है शीट 1 वाला, तो आप लिंक कर सकते हैं यहाँ से। आप देख सकते हैं दोनों फाइलें सर एक ही हैं, तो आप ये मत समझिएगा कि दोनों फाइलें अलग अलग हैं। तो आप अभी देखेंगे कि आपका डेटा यहाँ पे आ गया है, शीट 1 से आया है और शीट 3 में आया है। मैं चाहे मैं इस फाइल को क्लोज कर सकता हूँ, इस फाइल को भी क्लोज कर सकता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ और ये आपकी फाइल ऑटोमेटिकली मर्ज हो जाएगी। आप यहाँ पे अगर ओपन ब्रैकेट लगा के उस सेल को आइडेंटिफाई करेंगे तो आपका शीट 1 से डेटा आ गया होगा। तो इस तरह से आप 2 नोट नंबर भी दे सकते हैं। आप शेड्यूल को साइड बाय साइड रख लीजिए और बैलेंस शीट को साइड बाय साइड रख लीजिए, नोट नंबर दे दीजिए। या आपको कोई भी शीट कंपेयर करनी है आपस में, शीट 1 और शीट 3, आपको सिमिलरली वहां पे डेटा को कट करके यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल उसको साइड बाय साइड रख के काम को कर सकते हैं। तो सर ये है आपका व्यू साइड बाय साइड। सर व्यू साइड बाय साइड में आपको किसी को कोई डाउट? ओके सर, आगे चलते हैं सर। ये व्यू साइड बाय साइड हो गया सर, आगे चलते हैं सर। प्रिंट प्रीव्यू में थोड़ा सा देख लेते हैं, एक दो ट्रिक और देखेंगे। अब होता क्या है, जब भी हम डेटा का प्रिंट निकालते हैं, मैं थोड़ा सा बड़ा डेटा बना लेता हूं। हालांकि आजकल ई कॉमर्स का जमाना है तो प्रिंट हम कम ही निकालते हैं, बट स्टिल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में थोड़ा सा प्रिंट ज्यादा निकालते हैं। मैं डेटा को बड़ा बना लेता हूं। अब मुझे इस डेटा का प्रिंट निकालना है। मैं क्या करूंगा, पेज लेआउट एंड सिलेक्ट सेट प्रिंट एरिया। अब मैं जब इस डेटा को प्रिंट प्रीव्यू देखूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 426 पेज आ रहे हैं।
आगे चलते हैं, 200 पेज के बाद चलते हैं क्या हो रहा है। सेम डेटा आ रहा है, और थोड़ा आगे चलते हैं, 300 पेज पे चलते हैं। तो यानी कि मेरे 3 कॉलम एक्स्ट्रा हैं, 3 कॉलम को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं मार्जिन के अकॉर्डिंग। पेज सेटअप में थोड़ा सा लो कर देते हैं इसको। अब आपके 182 पेज रह गए हैं, बट अब इन पेज को प्रिंट निकालने का फायदा नहीं है। क्यों? जब आप देखेंगे, थोड़ा सा जूम कर देते हैं इसको, यहाँ पे आप देखेंगे जो आपका हेडर है वो सिर्फ पहली शीट पे आ रहा है। आप इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं, अगले पेज पे आते हैं। यहाँ पे अब आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका हेडर नहीं आ रहा। आप आगे चलेंगे, यहाँ पे भी आपका हेडर नहीं आ रहा। अब बाय चांस अगर हमारे कलीग से ये फाइल गिर जाए, प्रिंट निकालने के बाद ही पेपर सब गिर जाए तो और मैसअप हो जाए, क्योंकि हमने यहाँ पेज नंबर भी नहीं डाले और हेडर भी नहीं है, तो अब कंफ्यूजन आएगी। अब हो सकता है कि आप अपने बॉस को फाइल दिखाने जा रहे हैं और उस पर हेडर ना हो, तो वो कंफ्यूज हो सकता है। तो क्या करेंगे आप, सिंपल यहाँ पे आएंगे प्रिंट टाइटल्स के अंदर, आप देख सकते हैं, सॉरी प्रिंट टाइटल्स के अंदर आएंगे आप, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे आ रहा है रो टू रिपीट एट टॉप। तो आप जो आपकी पहली रो है वो आप रिपीट भी कर सकते हैं, यानी कि अगर आप कंपनी का नाम अपने फाइनेंशियल्स के अंदर हर पेज पे रिपीट करना चाहें तो आप वो रिपीट भी कर सकते हैं एक्सेल के थ्रू। कैसे? यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेंगे और डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे इस तरह से। अब देखेंगे ये वाली जो रो है वो पूरी रिपीट होगी। अगर आप चाहें तो 2-3 रो या फॉर्मिंग पार्ट नोट्स अकाउंट भी कॉपी करना चाहें तो वो भी कॉपी कर सकते हैं। तो आप, मैं अभी एक ही सेल को कॉपी कर लेता हूँ। ओके, अब मैं कंट्रोल पी करता हूँ दोबारा से। अब आपका ये जो रो है वो आपका हर पेज पे आना शुरू हो जाएगा। अब देखेंगे आपका हर पेज पे आना शुरू हो गया है। अब आप पेज नंबर दे सकते हैं यहाँ पे हेडर फुटर से, तो आपका अब ये रिपोर्ट बिल्कुल प्रिंट से निकलेगी और आपको लिखने में दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको बार बार नोट्स अकाउंट में फॉर्मिंग पार्ट नोट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ अकाउंट लिखना है और कंपनी का नाम देने की जरूरत नहीं है एक्सेल के अंदर। तो आपका इस तरह से ऑटोमेटिकली निकल सकता है। और आप चाहें कि अगर आपको कॉलम रिपीट करना है तो यहाँ पे कॉलम रिपीट करने का ऑप्शन है, लेफ्ट साइड से आप कॉलम को भी रिपीट कर सकते हैं। सर इसमें किसी को कोई डाउट? ओके सर, आगे चलते हैं। आज के सर अपने लास्ट ट्रिक को देख लेते हैं सर। अब होता क्या है सर, हम पूरे फाइनेंशियल्स को अधिकतर क्लाइंट को पीडीएफ में मेल करते हैं। हम चाहते हैं कि आपका जो क्लाइंट है वो आपको पीडीएफ में आप मेल करें। अब हम क्या करते हैं, जनरली एक्सेल के अंदर मैंने देखा है, हम क्या करते हैं एक एक शीट को पीडीएफ बनाते हैं, उसके बाद यहाँ पे डू पीडीएफ करते हैं और प्रिंट करके उसको पीडीएफ बना देते हैं। अगर आप में से कोई अलग मेथड करता हो तो वो प्लीज बता दीजिए। अंकुर जी ऐसे ही करते हैं सर? वर्कशीट में सिलेक्ट करके पूरी बना देते हैं। हाँ जी, वर्कशीट तो सिलेक्ट करके पूरा बन जाता है ना, प्रिंट एज वर्कशीट, तो यहाँ पूरा पे पीडीएफ बन जाता है। वर्कशीट को सारे सिलेक्ट कर लेंगे। कभी कभार सर दिक्कत क्या आती है, जब मैं इसको सिलेक्ट करने के बाद डू पीडीएफ बनाता हूँ ना सर, तो क्या होता है कभी कभार बहुत मतलब 50% में से आप ये मान सकते हो 60% तो हो जाता है काम, 40% चांस में आपको दिक्कत आती है। वो जनरली 2-3 पेज लेता है, उसके बाद फिर फेल हो जाता है। मैंने अपने ऑफिस में और मतलब कहीं सारे ऑफिस में ये देखा है। तो आजकल एक्सेल के अंदर क्या फीचर आ गया है, एक्सेल के अंदर आप इसको फाइल सेव एज भी कर सकते हैं। कैसे? आप यहाँ पे F12 करके यहाँ पे आप इसको सेव एज भी कर सकते हैं पीडीएफ के अंदर। किसी भी फाइल को आप जितनी सीट यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगी। सिमिलरली आपके पास यहाँ पे पावर पॉइंट के अंदर भी, अगर आप पावर पॉइंट देखेंगे तो यहाँ पे इमेज का ऑप्शन आ गया है, तो आप पावर पॉइंट को इमेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आपका इस तरह से ऑप्शन चलता है। तो आप इस तरह से अपनी फाइल को पीडीएफ में बना सकते हैं, पूरी की पूरी फाइल को। और बैलेंस आपको करना क्या है, मैं उसको सबसे बढ़िया तरीका क्या है, आप यहाँ पे से पेज ब्रेक प्रीव्यू कर लीजिए। इस तरह से सारे पेज को एक बार सेट कर लीजिए इस तरीके से। अगर आपने कोई भी चीज एक्स्ट्रा दे रखी है तो वो आप उसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं या फिर आप उसको कोलैप्स कर सकते हैं इस तरह से।
और यहाँ पे आप अब आपको प्रिंट देंगे तो ऑटोमेटिकली बिल्कुल इसी तरीके से प्रिंट निकलेगा इसी सीक्वेंस में। आप चाहें तो इन शीटों को मूव कर सकते हैं। तो आप जिस सीक्वेंस में आप शीटों को मूव कर देंगे, सपोज आप बैलेंस शीट पहले चाहते हैं तो बैलेंस शीट को पहले मूव कर दीजिए, फिर P&L, तो आप इसे अब इस अब ऐसे पीडीएफ बनाएंगे तो आपका उसी सीक्वेंस में वो पीडीएफ बनेगा। अब इसको सेव एज कर देते हैं, फाइल सेव एज, यहाँ से पीडीएफ बनाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली इसी फॉर्मेट में आएगा। शीट 2 पहले आएगी, शीट 3 बाद में, शीट 1 एंड शीट 4 एंड शीट 5, इस तरह से ये काम चलेगा। तो ये रहेगा आपका पीडीएफ बनाने का शॉर्टकट तरीका जो हम ऑफिस में कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी ट्रिक है जो हमें ऑफिस में काफी मदद करती है। अब आज की डेट में हमारे पास एक्सेल के अंदर अनहाइड करने का फीचर भी आ गया है। अगर आपने कोई शीट हाइड कर रखी है, हालांकि पहले अनहाइड करने का फीचर था आपके पास, और अगर आप ऑफिस 365 भी यूज कर रहे हैं तो आपके पास अनहाइड करने का फीचर आ गया है। उसमें आप बहुत सारी शीट भी इकट्ठे कर सकते हैं। पहले अगर आप पुराना फीचर यूज कर रहे हैं तो आपको एक ही शीट एक बार में ही अनहाइड करने का ऑप्शन मिलेगा। तो ये है सर अपना आज का जो टॉपिक है एक्सेल के रिगार्डिंग का। अगर आपको स्पेसिफिक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं टॉपिक के रिगार्डिंग, नहीं तो फिर हम एक्स्ट्रा डाउट ले लेंगे। सर आपने इसका शॉर्टकट की क्या बताया था सेव करने के लिए? F12 सर, F12। ओके सर। F12 सेव एज। निखिल जी, मैंने आपको फाइल मेल करा है तो वो एक बार अगर आप चेक कर लें तो। सर टॉपिक के रिगार्डिंग कोई डाउट है तो आप पहले वो डिस्कस कर लीजिए, इसको फाइल का डाउट लिख लेते हैं। ठीक है सर। नहीं सर, टॉपिक में तो कुछ बाकी मेंबर्स, नहीं जी आपको कोई डाउट नहीं है? नो सर। नो सर। हाँ जी सर। जो फाइल है इसकी जो सबमिट शीट चाहिए, जैसे मान लीजिए इनवॉइस नंबर एक जगह आ जाए और डेट आ जाए, अमाउंट आ जाए, टैक्स आ जाए, तो एक जो समराइज मैनर में जो बन जाए। आपका इनवॉइस नंबर एक जगह आ जाए और पार्टी नेम एक जगह आ जाए। हाँ जी, और इनवॉइस नंबर एक आ जाए तो एक मतलब कंप्लीट टाइप ही हो गया कि भाई हमने इतनी इनवॉइस रेज करी है एक्सेल में। और सर इसके लिए बहुत इजी तरीका है आपके पास। क्या कर सकते हैं आप? हाँ जी, सपोज मैं इनवॉइस नंबर ले लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं इनवॉइस की डेट ले लेता हूँ। अब आपका इनवॉइस नंबर है 636 और इनवॉइस की डेट है आपकी। अब क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल शीट का नाम लिख लेंगे सबसे पहले। जितनी भी आपकी शीट है, अगर आप चाहें तो आपका शीट का नाम लिख सकते हैं ट्रैकर के थ्रू यहाँ पे। अब आप सिंपल यहाँ पे क्या करेंगे, लगाएंगे आप वीलुकअप। वीलुकअप कैसे लगाएंगे आपको बताता हूँ। आप शीट का रेफरेंस लेंगे, तो मैंने यहाँ पे इनवॉइस नंबर लिखा, तो अब यहाँ पे इनवॉइस नंबर ऑटोमेटिकली आपका बन जाएगा। कैसे? क्योंकि एक मुझे हर शीट से चाहिए होगी। हर शीट से सपोज मैं इनवॉइस नंबर उठा लेता हूँ। इनवॉइस नंबर उठाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ इनवॉइस नंबर बना लेता हूँ। क्योंकि मेरे को शीट का नंबर पता है, तो मैं शीट से क्या करूंगा, यहाँ पे आके इनवॉइस नंबर बना लूंगा। कैसे? BCPL /00 एंड इस तरह से, ये मैं इस तरह से बना लूंगा। और अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लगाऊंगा वीलुकअप। वीलुकअप कैसे लगाएंगे, अब आपका देख सकते हैं यहाँ पे आपका एक्चुअली यहाँ पे आपका ना वीलुकअप काम नहीं करेगा। क्यों? आपका डेटा हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में है, तो यहाँ पे आपका HLOOKUP लगेगा। ठीक है, यहाँ पे हम HLOOKUP लगाएंगे। HLOOKUP लुकअप वैल्यू आपकी ये रही, कॉमा एंड टेबल अरे आपकी जो है वो ये। वीलुकअप के अंदर हम लेफ्ट टू राइट काम करते थे
और एचलूकअप के अंदर हम हमेशा टॉप टू बॉटम काम करते हैं। टॉप टू बॉटम जैसे हम काम करेंगे, यस, अब आप देख सकते हैं उसके अंदर आपके रो काउंट, आप कॉलम काउंट करते थे 1 और 2, तो आप यहाँ पे देखेंगे 1 और 2 रो नंबर काउंट करनी है, कॉमा 2 कॉमा 0, तो आपका इनवॉइस डेट आ जाएगी। मैं इसको शॉर्ट डेट में कन्वर्ट कर देता हूँ। अब आप यहाँ पे ट्रिक क्या लगानी है, ट्रिक आप देखेंगे। अब अलग, सपोज मैं अलग शीट लेता हूँ, शीट नंबर 637, ये ऑटोमेटिकली इनवॉइस नंबर चेंज हो जाएगा। अब अगर मैं इसको नीचे कॉपी करूंगा तो मेरा ये NA आ रहा है, क्यों? क्योंकि ये इस शीट से रेफरेंस ले रहा था 636 से। आप चाहें तो इनडायरेक्ट फंक्शन लगा के इसको कॉपी कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे करेंगे आप 636 की जगह आप क्या करेंगे, इसको पूरा कॉपी करके यहाँ लिख लेता हूँ अलग से। 36 की आप क्या करेंगे, इनडायरेक्ट, या आप ऐसे भी कर सकते हैं। बहुत से तरीके के साग बनता है, जैसे कि पंजाब में लोग है ना वाला साग बनता है, मजा आता है। मेरे गांव में जो बनता है साग, वो मैं पहले दिखाऊंगी, उसके बाद पंजाब स्टाइल साग बनाएंगे। देखेंगे यहाँ पे मैंने क्या किया है, इनडायरेक्ट का रेफरेंस लेते हुए उस शीट लिंक कर दिया है। यहाँ पे ये 636 है, तो यहाँ पे 37 डेटा उठा रहा हूँ। 637 में आपका डेटा जो आ रहा है, एक डेट आ रही है। अगर मैं बात करूँ 640 की, इसमें भी एक आ रही है। 645 में आपकी डेट चेंज हो रही है, मैं यहाँ पे 645 कर देता हूँ, 645, और इसको नीचे आप करेंगे तो आपके देखेंगे आपकी वो डेट ऑटोमेटिकली आ गई। तो अब इस तरीके से आप एक एक शीट पे फॉर्मूला लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं अगर इस शीट में पूरा डेटा चाहता हूँ, सपोज मुझे यहाँ पे पार्टी का नाम चाहिए, तो पार्टी का नाम देखिए आपकी कैसे निकाल सकते हैं, इनवॉइस नंबर से उस शीट का रेफरेंस लगाते हुए। तो आप उस तरह से VLOOKUP लगा के या HLOOKUP लगा के या इंडेक्स और मैच लगा के आप उस तरह से यहाँ पे निकाल सकते हैं, और शीट का रेफरेंस आप इस तरह चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पे जैसे नंबर डालते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो डेटा कैच करता जाएगा। ये तरीका है सर इसको करने का। आप यहाँ पे कोई भी शीट का रेफरेंस ले लीजिए 647, तो ये ऑटोमेटिकली वही ऑटोमेटिकली कर देगा। एक बार सर आप ये मेरे को मेल कर दीजिए, तो मैं एक बार इसको समझ लेता हूँ, फिर मैं सारी शीट इसको देखता हूँ। मैं मेल कर देता हूँ सर आपको ये। हाँ जी, हाँ जी, तो सेशन के बाद कर दूंगा सर आपको मेल में। और कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए प्लीज, एक्सेल के रिगार्डिंग आपका कोई भी डाउट है पूछ लीजिए प्लीज। सर इस शीट में एक चीज पूछनी थी, ये जो शीट के नंबर है 636, 637 आपने मैनुअल लिखे हैं 647, इनको ऑटोमेटिकली ड्रैग करने का कोई ऑप्शन था? सर एक्चुअली इन सर ने तो सबसे बढ़िया चीज ये कर रखी है कि सारे नंबर रेफरेंस हैं, बट आपको यहाँ पे शीट के नाम में क्यों लिखना चाह रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने शीट के नाम बड़े ध्यान से नोट करे होंगे तो शीट के नाम के अंदर कोई भी स्पेस नहीं है। बिल्कुल। अगर शीट के नाम के अंदर स्पेस आएगा तो आपको दिक्कत आना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे अगर मैं 636 पे स्पेस डालूंगा ऐसे, तो अब आपको यहाँ पे भी स्पेस डालना पड़ेगा। सर समझ गया मैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ HLOOKUP और VLOOKUP। आई एम जस्ट टॉकिंग कि किसी भी शीट का जो नाम है वो क्या हम किसी कॉलम में किसी फॉर्मूले से कॉपी कर सकते हैं? सर उसके लिए आप लिख सकते हैं उसको भी तरीका है, बट उसको आपको मैक्रो के थ्रू लिखना पड़ेगा। उसका आपको मैं मैक्रो बना के दे दूंगा, आप वो मैक्रो से एक आप जैसे क्लिक कराएंगे सारी शीटों के नाम आपके यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। और सर किसी को कोई डाउट, किसी को फाइनेंशियल से रिगार्डिंग कोई डाउट या कुछ? Yes sir, there's a doubt for the financial also. Actually I have joined between the seminar. सर जब हम फाइनेंशियल्स बनाते हैं, जैसे कि किसी शेड्यूल का टोटल बैलेंस शीट के फ्रंट पे आ रहा है, फेस पे आ रहा है, तो हम उस टोटल पे क्लिक करते हैं, कमांड होती है शायद कंट्रोल और ब्रैकेट, जिससे हम टोटल पे पहुंच जाते हैं कि टोटल कहाँ से आ रहा है। इसका एक रिवर्स कमांड सर, जब हम शेड्यूल पे पहुंच जाते हैं, शेड्यूल से वापस बैलेंस शीट पे आने का कमांड, उसका रिवर्स कमांड है कंट्रोल जी एंटर। यस, अगर आपने सपोज ये सेल लिंक किया हुआ है, आप इस पे ओपन पैरेंथेसिस क्लिक करेंगे या ओपन ब्रैकेट क्लिक करेंगे तो आप वहां पे पहुंच जाएंगे। अब दोबारा पूछना है कंट्रोल जी एंटर। ओके सर, ओके।
थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। हाँ जी सर, और किसी का कोई डाउट सर? मयंक जी कोई डाउट? नो सर। आई थिंक मैंने कवर कर लिया है, और आपका जो भी अब कोई डाउट बचता है तो या तो आप एक बार मैसेज बॉक्स में डाल दीजिए, मयंक जी एक बार देख लीजिए। हाँ जी। किसी मेंबर का कोई भी डाउट है तो वो अपना माइक अनम्यूट करके पूछ सकता है। विकल जी, आपने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया, मुझे लगता है मेंबर्स की डाउट ही नहीं है कोई। जी ठीक है सर, मैं तो ये कह रहा हूँ कि सर अगर कोई स्पेसिफिक वैसे डाउट है वैसे पूछ लो। सर अगर आप कुछ हम और इसमें ऐड कर सकते हैं कोई और पॉइंट्स को। अच्छा, कुछ और मैं आपको एक दो पॉइंट और बता देता हूँ फिर एक्सेल रिगार्डिंग इसका। जी जी। अच्छा, सर अगर कुछ डेट से रिलेटेड कुछ टिप्स मिल जाते हैं, डेट फील्ड से रिलेटेड, एक्चुअली डेट्स में डेज कैलकुलेट करना या ईयर कैलकुलेट करने आपको डेट्स के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। जी थैंक यू। सर डेट्स के रिगार्डिंग क्या होता है, सबसे सिंपल चीज है डेट्स। हम क्या करते हैं या हमारा स्टाफ क्या करता है, जनरली हम डेट एंटर कर देते हैं बिना सोचे समझे। अब आज की डेट में हमारे ऑफिस में विंडोज 7 भी यूज हो रही है, विंडोज 10 भी यूज हो रही है, और विंडोज 8 भी यूज हो रही है। अगर आप बात करेंगे विंडोज 7 की, या आप इवन कुछ गवर्नमेंट ऑफिस में तो और पीछे चले जाओ, 2003 आज तक चल रही है, जबकि वो बिल्कुल बेकार हो चुकी है। अब बात करें डेट्स की, विंडोज 7 के अंदर बाय डिफॉल्ट जो फॉर्मेट आता था वो आता था ये, और आज की डेट में जो फॉर्मेट बाय डिफॉल्ट आता है कंप्यूटर्स के अंदर वो आता है ये। मैं इस फॉर्मेट की बात क्यों कर रहा हूं, इस फॉर्मेट का प्योरली लिंक्ड है आपके एक्सेल के साथ। कैसे? अगर आप मेरे सिस्टम की डेट को फॉर्मेट नोट करेंगे तो आपको पता लगेगा मेरा जो सिस्टम का डेट का फॉर्मेट है वो है DD, MM एंड YY। मींस अगर मैं कोई भी डेट यहाँ पे DD, MM, YY फॉर्मेट में एंटर करूंगा तो वो हमेशा काम करना शुरू कर देगी। अदरवाइज मैं इस सिस्टम के अगेंस्ट जाऊंगा, यानी कि MM, DD, YY फॉर्मेट में कोई डेट एंटर करूंगा तो एक्सेल उस पर कैलकुलेशन हो सकता है करे, बट वो गलत सिचुएशन में करेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई डेट एंटर करता हूँ, सपोज 4 अक्टूबर 2010। अब मैंने क्योंकि अपने DD, MM, YY फॉर्मेट में डेट एंटर करी है तो मैं इस पर कोई भी कैलकुलेशन कर सकता हूँ। अगर आपको चाहिए कि आप इसमें से डेज निकालना चाहते हैं तो आप डे निकाल सकते हैं डे फंक्शन से। अगर आप चाहते हैं कि मंथ निकालना चाहें मंथ निकाल सकते हैं। बट अगर आपने सिस्टम के अगेंस्ट एंटर किया, फॉर एग्जांपल 12/31/2021, अब आप देख सकते हैं एक्सेल के अंदर, अगर आपने कभी भी नोटिस किया होगा, जितने भी नंबर्स या डेट होती हैं आपकी वो हमेशा राइट साइड लाई करती हैं, और जितने भी टेक्स्ट होते हैं वो हमेशा आपके लेफ्ट साइड लाई करते हैं, और जितने भी एरर्स होती हैं वो आपकी हमेशा मिडिल में लाई करती है। तो आप देखेंगे ये आपका टेक्स्ट है, आप इसमें कोई भी कैलकुलेशन नहीं कर सकते डे। तो अगर आप विंडोज 7 यूज कर रहे हैं तो विंडोज 7 में हो सकता है आपको ये वाला फॉर्मेट मिले। आप कंट्रोल पैनल में जाके सबसे पहले इस फॉर्मेट को चेंज कर लें, और कभी भी एक्सेल के अंदर जब आप काम कर रहे हैं, किसी भी फॉर्मेट में आप काम कर रहे हैं, मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप डॉट के अंदर कभी भी डेट एंटर ना करें। इस तरह से आप या तो स्लैश के अंदर एंटर करें जिस तरह से आपकी आईटीआर मांगती है, या फिर आप माइनस के अंदर एंटर करें जिस तरह से आपका टीडीएस का सॉफ्टवेयर मांगता है। तो अगर आप डॉट के अंदर एंटर करेंगे तो आप अगेन यू आर एंटरिंग अ टेक्स्ट, यू आर नॉट एंटरिंग अ डेट। यू कैन सी इट इज लाइंग ऑन द लेफ्ट साइड। तो आप इसको कोई भी कैलकुलेशन नहीं कर सकते। मैं आपको दिखाता हूं करके। अगर मैं यहाँ पे डे करूंगा तो ये एरर दिखाएगा। क्यों? क्योंकि ये टेक्स्ट है। अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे चलते। अब इसी टेक्स्ट से, इसी डेट से मुझे सपोज फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे अब उसका ये पता करना है कि इस दिन वार कौन सा है, मींस संडे है, मंडे है, ट्यूसडे, कौन सा वार है। अगर मैं यहाँ पे सिंपल कस्टम फॉर्मेटिंग अप्लाई करूं, यहाँ पे दो चीजें होती हैं जब भी हम एक्सेल के अंदर डेट की बात कर रहे होते हैं। एक होता है डेट की एंट्री। डेट की एंट्री मैंने आपको बता दी, हमेशा सिस्टम की डेट के फॉन्ट में ही आपको डेट यहाँ पे एंटर करनी है। अब होता है फॉर्मेट। अब यहाँ पे मैं फॉर्मेट चेंज कर सकता हूँ। कैसे?
राइट क्लिक करूंगा, फॉर्मेट सेल में आऊंगा, यहाँ पे आपके पास डेट के फॉर्मेट स्पेसिफिक है जो आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने दिए हुए हैं। अगर आप चाहते हैं अपना फॉर्मेट बनाना तो आप कस्टम में आके अपना फॉर्मेट भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे DDMMYY फॉर्मेट में डेट दिखाई दे, स्लैश करके डेट दिखाई दे, जब भी मैं एंटर करूँ तो आपकी डेट वो इस तरह से दिखाई देगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी फॉर्मेट जो है DD स्पेस MM स्पेस YY दिखाई दे तो आपका डेट अब इस तरह से दिखाई देगा। बट आपको एंट्री अभी भी इसी तरह से करनी है। आप देखेंगे फॉर्मूला बार में, तो फॉर्मूला बार में आपकी एंट्री अभी भी इसी तरीके से हो रही है। और आप चाहें इस डेट से आप क्या क्या कर सकते हैं, अगर आप डबल D एंटर कर रहे हैं तो डबल D क्या करेगा, उसका नेम दिखाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे डबल D करता हूँ तो यहाँ पे डबल D का मतलब हुआ 04। बट अगर मैं ट्रिपल D एंटर कर दूंगा, ट्रिपल D, तो आप देखेंगे यहाँ पे अब उसका नाम दिखाना शुरू कर दिया है उस डेट में। आप देखेंगे संडे है उस दिन। अगर मैं और करूंगा 4 बार D लगा देता हूं, अब 4 बार D लगाने से क्या होगा, अब की बार पूरा नाम आएगा। अब देखेंगे संडे पूरा नाम आ रहा है। मैं डेट एंटर करूंगा, कोई भी डेट आप मेरे को बोले, अगर मैं आज की डेट एंटर करूंगा तो वो ऑटोमेटिकली संडे में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर मैं कोई कल की डेट ले लूं 19, तो ऑटोमेटिकली सैटरडे में कन्वर्ट हो जाएगी। डेट की एंट्री अभी भी इसी फॉर्मेट में चलेगी और आपका फॉर्मेट आपका ऑटोमेटिकली DD फॉर्मेट चल रहा है। आप चाहे मंथ भी निकाल सकते हैं, फॉर्मेट कस्टम, आप चाहें तो MM तो जून आ जाएगा। तो आपकी जो डेट आपको बता रही है जून पड़ रहा है उस दिन, तो आप चाहें अब आपको बिल्कुल वो नहीं करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल हम इस तरह से क्या करते हैं, मंथ को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। अब मंथ, जब भी हम मंथ को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, अप्रैल, मई, जून, तो आप देखेंगे इसमें ये ऑटोमेटिकली फॉर्मेट नहीं होता। आजकल आ गया है, पहले वाले एक्सेल के अंदर आपके फॉर्मेट नहीं मिलेगा। बट हम क्या कर सकते थे पहले, अब आज के टाइम में इसको ऐड कर सकते थे 31 करके और इसको कन्वर्ट कर सकते थे ऐसे फॉर्मेट सेल कस्टम में आके यहाँ पे MM, तो आप इस तरह से भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और अब आप चाहते हैं कि डेट के ऊपर कैलकुलेशन करना। फॉर एग्जांपल अगर आपने डेट को बिल्कुल करेक्ट फॉर्मेट में एंटर किया हुआ है, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं 4/10/2019 से मैं आज तक का डिफरेंस निकालना चाहता हूं। इन दो डेट्स के बीच में आज कितना डिफरेंस है डेज में, तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली इन दोनों को माइनस कर सकते हैं ऐसे। यानी कि इन दोनों डेट्स के बीच में 625 दिन का अंतर है। बट जब आप डेप्रिसिएशन निकाल रहे होते हैं तो डेप्रिसिएशन के अंदर क्या करता है, वो इन दोनों डेट्स को लेस कर देता है। तो आपको मैनुअली यहाँ पे ऐड +1 करना पड़ता है। डेप्रिसिएशन के अंदर आपको +1 हमेशा करना पड़ता है। और अगर आप चाहें तो यहाँ से इस डेज में से आप ये भी पता लगा सकते हैं इन दोनों डेट्स के बीच में कितने मंथ्स का डिफरेंस है। कैसे, अगर आपको इन दोनों के बीच में मंथ्स का डिफरेंस निकालना है, कितने मंथ्स का डिफरेंस है, अब उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है एक्सेल के अंदर जो कि हिडन फंक्शन है। उस फंक्शन का नाम है डेटेड इफ। आप देखेंगे अभी तक जो भी आप फंक्शन ट्राई करते थे एक्सेल के अंदर, एक्सेल आपको स्क्रीन टिप देता था, बट इस टाइम आपको स्क्रीन टिप नहीं मिल रही है डेटेड इफ के साथ। बट जब मैं ओपन पैरेंथेसिस लगाऊंगा तो यहाँ पे आपका डेटेड इफ आना शुरू हो गया। अब डेटेड इफ में आपको क्या होता है, डेटेड इफ में आपको आर्ग्यूमेंट्स रखने पड़ते हैं। यहाँ पे 3 आर्ग्यूमेंट लगाने पड़ेंगे आपको। अर्लियर डेट लिख देता हूं मैं यहाँ पे आर्ग्यूमेंट आपके, अर्लियर डेट कॉमा लेटेस्ट डेट कॉमा, अगर आपको डिफरेंस चाहिए ईयर्स में तो आप डबल कोट्स में लगाएं ईयर्स। अगर आपको डिफरेंस चाहिए डेज में तो आप डबल कोट्स में लगाएं D। अगर आपको डिफरेंस चाहिए मंथ में आप डिफरेंस में लगाएं M। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे डेटेड इफ अर्लियर डेट लेटेस्ट डेट कॉमा, अगर आपको मंथ में डिफरेंस चाहिए मंथ आ गया, एंटर। बट यहाँ पे ये जो बताता है ये नंबर ऑफ कंप्लीटेड मंथ बताता है। अगर कोई भी मंथ डेसिमल में होगा वो ये फंक्शन इग्नोर कर देगा। अगर आपको डिफरेंस चाहिए ईयर्स में तो ये ईयर्स में बता देगा, अगेन ये इग्नोर कर देगा आपके प्रोपोर्शनेट ईयर को, तो ये आपका 1 बता रहा है। अब आपको चाहिए कि भाई इन दोनों डेट्स के बीच में कितने मंथ्स, कितने ईयर्स और कितने डेज का डिफरेंस है, वो निकालना है अपने को। हम क्या करेंगे, सबसे पहले ईयर्स निकालते हैं। डेटेड इफ
अर्लियर डेट कॉमा लेटेस्ट डेट कॉमा एंड मुझे ईयर्स निकालने हैं, तो इन दोनों डेट्स के बीच में एक ईयर का डिफरेंस है। अब मुझे चाहिए नंबर ऑफ प्रोपोर्शनेट मंथ। अब क्योंकि मेरा नंबर ऑफ ईयर्स ऑलरेडी आ चुके हैं, तो मैं अब नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर को इग्नोर करके चलूंगा। कैसे? मैं यहाँ पे डेटेटिव दोबारा लगा रहा हूं, बट इस बार डेटेड इफ। आप डेट को चेक कर लेंगे, अर्लियर डेट लेटेस्ट डेट कॉमा। अब की बार मुझे ईयर इग्नोर करने हैं, कंप्लीटेड नंबर ऑफ ईयर्स इग्नोर करने हैं। तो जब भी आपको नंबर ऑफ ईयर्स इग्नोर करने होते हैं या मंथ्स इग्नोर करने होते हैं, आप उस वर्ड को आगे लिख देते हैं ऐसे। अब आप एम लिख देंगे इस तरह से। तो इट मींस अब ये दोनों के बीच में मंथ्स तो बताएगा, बट वो वाले बताएगा 12 महीने लेस कर देगा, इस पूरे ईयर को लेस करके आपको प्रोपोर्शनल मंथ बताएगा। कैसे? एंटर। तो इन दोनों के बीच में आप देखेंगे 8 मंथ का डिफरेंस है, 1 साल 8 महीने। और अगर डेज भी चाहिए, यानी कि अब आपको मंथ्स भी इग्नोर करने हैं, नाउ यू कैन डू। वो छोटा कर लेते हैं, थोड़ा सा कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे एम और डी। अब मैं मंथ इग्नोर करूंगा और डे निकालूंगा, तो यानी कि इन दोनों डेट्स के बीच में 1 साल 8 महीने और 16 दिन का गैप है। इस फंक्शन से आप ईयर्स मंथ डेज या कंप्लीट ईयर्स मंथ्स डेज निकाल भी सकते हैं। तो ये आपका है डेट का फंक्शन। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो ये इस तरह से काम हो सकता है डेट्स के बीच में। तो ये है आपकी डेट्स के ऊपर मेरी थोड़ी सी एडवाइस। सर इसमें कोई एक सिंगल कॉलम में फॉर्मूला लग सकता है कि 2 डेट्स के बाद अगर 365 डेज से ज्यादा डेज हो गए हैं तो टैक्स रेट 20%, अदरवाइज 10%, ऐसा कुछ सिस्टम लग सकता है? जैसे ए और बी कॉलम का इम्पैक्ट सी कॉलम पे आ जाए कि बी और ए के बीच में अगर 365 डेज से ज्यादा है तो 20% रेट लिखा हुआ आ जाए, और अगर कम है तो 10% लिखा हुआ आ जाए, ऐसा कुछ। 365 अब आप सर आप एक फंक्शन लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इन दोनों के बीच में डिफरेंस, अब मैं इसको कभी कभार क्या होता है सर, आपको जब भी आप होता है सर हमारे साथ, तो आपका डेट का डिफरेंस हमेशा डेट्स में आता है। अब उसको जनरल करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली नंबर्स में आना शुरू हो जाएगा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपका डेज में है। अब आप चाहते हैं, सपोज मैं लिखना चाहता हूं कि अगर यहाँ पे 365 से ज्यादा है तो आप क्या कर सकते हैं, इफ दिस इज ग्रेटर देन 365 लिख सकते हैं। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 ईयर। आपको एक्सेल में कभी भी किसी फंक्शन में काम करना है तो अब एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी आप अगर नंबर एंटर कर रहे हैं किसी भी फंक्शन के अंदर, तो आपको वो नंबर कभी भी डबल कोट्स में एंटर नहीं करना होता है। आप नंबर्स को डायरेक्टली एंटर कर सकते हैं, बट आप कोई भी टेक्स्ट को एंटर कर रहे हैं तो आपको डबल कोट्स में ही एंटर करना होता है। नहीं तो आप किसी भी सेल से लिंक कर सकते हैं, कॉमा मोर देन 1 ईयर। तो आप देख सकते हैं ये मैंने फंक्शन थोड़ा सा दिस इज ग्रेटर देन, अच्छा यहाँ पे लगाना था मोर देन 1 ईयर। मैंने एक्चुअली ट्रू की कंडीशन फॉल्स में लगा दी है और फॉल्स की कंडीशन ट्रू में लगा दी है, इसलिए ये दिक्कत कर रहा है। तो यहाँ पे ये मोर देन 1 ईयर है। अगर आप डेट को चेंज कर लेंगे 2020 कर देते हैं तो ये 1 ईयर हो गया, या लेस देन 1 ईयर कर सकते हो आप, इस तरह से भी कर सकते हो। सर ये जो डी कॉलम आंसर आया ये सी में आ सकता है क्या? हम सी को एक कॉलम ना सेपरेट बदलना, सी में आ सकता है। उसके लिए आपको सबसे बढ़िया तरीका क्या है, आप यहाँ पे आप देखिए C22 आ रहा है। C22 में जो भी चीज लिखी है मैं यहाँ पे रिप्लेस कर दूंगा। फॉर एग्जांपल C22 में यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ओके मैं C22 को रिप्लेस कर देता हूँ, ये यहाँ पे आ गया। अब C22 की जरूरत नहीं है मुझे, आप चाहे तो उसको कट कर यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। सिंपल अलजेब्रिक इक्वेशन है ये। ओके सर, थैंक यू। किसी भी कोई मेंबर की प्रॉब्लम है तो अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। सर और भी अगर आपको डेली लाइफ में प्रॉब्लम आती हो किसी भी टॉपिक में एक्सेल में, आप पूछ सकते हैं। बिकल जी आपका नंबर भी हम शेयर कर सकते हैं क्या सर, अगर कोई प्रॉब्लम करते हैं आप? तो बिकल जी अगर आप अपना नंबर शेयर कर दें तो मेंबर्स आपसे डायरेक्टली भी कॉल करके या जो भी आप टाइम दो उस टाइम आपसे।
ये नंबर है सर, मेरा पर्सनल नंबर है। सर मुझे लगता है कि मेंबर्स की क्वारीज नहीं है सर। अगर थोड़ा सा समय और है तो प्राइवेट टेबल पे हम चल सकते हैं अगर टाइम है। जी संदीप जी, आपकी क्या राय है? सर जैसे आप कहें सर, जैसे आपको कन्वीनियंट हो। सर मेरे पास गिनती के 5 से 7 मिनट हैं, आप देख लीजिए। अच्छा, जो भी इनपुट दे सके सर, थोड़ा सा प्लीज। ओके, मैं पाइवट टेबल का आपको बताता हूँ थोड़ा सा जी। तो उसके लिए अपने को डेटा चाहिए होगा, तो डेटा बना लेते हैं फटाफट थोड़ा सा जल्दी से। जी। सर प्लीज एक कॉलम और ऐड कर दीजिएगा, मैं 2 कॉलम तक कर सकता हूँ, उसके बाद नहीं हो पाता मुझसे। ठीक है सर, 4 कॉलम हो गए बहुत। ठीक है सर, ठीक है बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। एक्चुअली 2 कॉलम मैं कर लेता हूँ प्राइवेट टेबल में, पर 4 कॉलम अरेंज नहीं कर पाता हूँ। आपने 4 कॉलम कर लिए हैं तो मेरी क्वेरी सॉल्व हो जाएगी। चार रीजन है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। नेम 10 ले लेते हैं फटाफट। पांच, नौ और 10। डिपार्टमेंट में 4 ले लेते हैं, फाइनेंस, पेरोल, सेल्स, अकाउंट। नाउ लेट्स बिल्ड द डेटा। Yes. डेटा रेडी हो गया है। सर पाइवट टेबल को लगाने से पहले आपको 2-3 चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। जब भी आप पाइवट टेबल लगा रहे हैं तो आपके पास डेटा होना चाहिए इस फॉर्मेट में। तो बेसिकली अब ये फॉर्मेट क्या है, अगर आपका कोई भी यहाँ पे कोई कॉलम ब्लैंक है, फॉर एग्जांपल ऐसे, तो यहाँ पे आपकी पाइवट टेबल काम नहीं करेगी। अगर आपका कोई, आपके डेटा के पास हेडर जरूर होना चाहिए। अगर आपका कोई हेडर नहीं है तो पाइवट टेबल अगेन काम नहीं करेगी। तो इस तरह से आपको डेटा की सिमेट्री बनानी पड़ती है सबसे पहले। अब आप देख सकते हैं मेरा डेटा पूरा सिमेट्रिक है और मेरे पास काफी अच्छा डेटा है, यानी कि मेरे पास 1998 रोज हैं। और अब हम इसके ऊपर लगाने वाले हैं पाइवट टेबल। पाइवट टेबल लगाने के लिए अगर आप माइक्रोसॉफ्ट 2007 यूज कर रहे हैं, शॉर्टकट होता है Alt+P। और अगर आप ऑफिस 365 यूज कर रहे हैं तो शॉर्टकट होता है Alt+V। नहीं तो आप इंसर्ट में आके पाइवट टेबल लगा सकते हैं। डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे आप, इंसर्ट पाइवट टेबल।
अब आपके पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं। अगर आपको नई शीट में लगानी है तो आप नई शीट में लगा सकते हैं। अगर आपको एग्जिस्टिंग शीट में लगानी है तो यहाँ पे आप एग्जिस्टिंग शीट क्लिक करके आप, अगर आपको यहीं लगानी है तो यहीं लगा सकते हैं। मैं आपको नई शीट लगा के दिखा रहा हूँ, नई शीट को। अब आपको अगर किसी भी चीज को रो में लेना है, फॉर एग्जांपल अगर आपको चाहिए रो, आपके जो आपके नेम है वो रो में आ जाए। अब एक्चुअली जब मैं इसको नेम को रो में डालता हूं तो ये एक्चुअली दिखाता है कॉलम फॉर्म में, बट आप देखेंगे तो ये रो फॉर्मेट में ही है, 1 2 3 4, तो ये रो में ही चल रहा है। तो ये आपका एक्चुअली इसलिए यहाँ पे रो में लेता है। और जितनी भी आपकी कैलकुलेशन होती हैं वैल्यूज की, जितनी भी आपकी कैलकुलेशन पार्ट होगा वो आपका सारा का सारा आपका वैल्यूज में आएगा। आप अमाउंट चाहे यहाँ पे डाल सकते हैं इस तरह से। तो आप देख सकते हैं अंकुर जी ने इतनी सेल्स करी है, इशिता जी ने इतनी करी है, तो इस तरह से काम कर सकते हैं। अब आप देखेंगे अगर आपको सपोज और पाइवट टेबल को थोड़ा एक्सपेंड करना है, आपको रीजन वाइज रिपोर्ट चाहिए तो आप रीजन को कॉलम में डाल सकते हैं, तो आपके रीजन आप इस तरह से आ जाएंगे। अगर आप चाहिए कि रीजन को फिल्टर में डालना है तो आपके रीजन फिल्टर भी हो जाएंगे। अगर आपको खाली इसकी रिपोर्ट चाहिए तो इसकी रिपोर्ट भी आ जाएगी। बट अगर आपको सपोज आपको चाहिए कि मेरे पहले डिपार्टमेंट आए उसके बाद नेम आए, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले डिपार्टमेंट को डाल लेंगे यहाँ पे इस तरह से, आपकी रिपोर्ट इस तरह से आना शुरू हो जाएगी। अब आप चाहते हैं कि आप देख सकते हैं आपके डिपार्टमेंट और आपके जो नेम है वो एक ही कॉलम में आ रहे हैं, ये दोनों अलग अलग कॉलम में आए। आप कैसे करेंगे सर? दोनों को कॉलम फील्ड में डाल देंगे। हाँ जी, दोनों को कॉलम फील्ड में नहीं डाल देंगे सर। कॉलम में डालने से बात बनेगी नहीं आपकी। मैं आपको दिखाता हूँ डिपार्टमेंट और नेम, आपकी डाटा इस तरह से हो जाएगा। आपको करना क्या है, डिपार्टमेंट एंड नेम। आप क्या करेंगे, सबसे पहले आएंगे डिजाइन टैब में। डिजाइन टैब में आने के बाद आप करेंगे रिपोर्ट लेआउट। रिपोर्ट लेआउट में आने के बाद शो इन टेबुलर। जैसे ही आप शो इन टेबुलर फॉर्म करेंगे तो आपके दोनों कॉलम हेडर और सब हेडर आपके अलग अलग हो जाएंगे। आपके ये रहा हेडर, आपका ये रहा सब हेडर। अब आपको आपका डेटा इस तरह से दिखाई देगा। अब आप जितनी भी रोज एंटर करते जाएंगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं रीजन को भी डिपार्टमेंट के ऊपर ले लूं, आपका अब डेटा इस तरह से दिखाई देना शुरू हो जाएगा। अब हर जो आपका नया जो भी डेटा है वो नए कॉलम में आना शुरू हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका सब टोटल भी आना शुरू हो गया है। अगर आपको चाहिए कि सब टोटल भी ना आए तो डू नॉट शो सब टोटल, यहाँ पे सब टोटल हट जाएंगे। अगर आपको चाहिए कि ये सारा डाटा रिवाइज हो जाए, रिपीट हो जाए, तो यहाँ पे आप देखेंगे रिपोर्ट लेआउट के अंदर आइटम निकल आ रहे हैं। एक्सेल के अंदर एक फीचर और है, एक्सेल के अंदर एक फीचर है ग्रुपिंग का। कैसे ग्रुप करता है एक्सेल, अगर मैं इन डेट्स को, अगर मैं डेट्स को रोज में डाल दूंगा तो क्या एक्सेल बाय डिफॉल्ट, क्योंकि मेरी सारी डेट्स बिल्कुल करेक्ट फॉर्मेट में मैंने एंटर करी है, तो बाय डिफॉल्ट ये ईयर्स, क्वार्टर्स, मंथ्स और डेट्स में कन्वर्ट कर देता है मेरी डेट्स को। अगर आपने सिस्टम की डेट के फॉर्मेट में नहीं डाली है डेट्स तो ये आपका काम नहीं करेगा। ऐसे करते हैं तो अगर आपको सपोज मंथ में चाहिए, अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूं तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे क्वार्टर्स आ रहे हैं। अगर मैं और एक्सपेंड करता हूं तो यहाँ पे मंथ्स आना शुरू हो गए हैं। तो ये ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट ग्रुपिंग का फीचर किया। अगर आपको अनग्रुपिंग करना है तो यहाँ राइट क्लिक करके इसको अनग्रुप कर सकते हैं, तो आपकी सारी डेट ऐसे दिखाई देना शुरू हो जाएगी। दोबारा कर सकते हैं आप ग्रुपिंग, ग्रुप एंड आपको ईयर्स और मंथ चाहिए, ईयर्स एंड मंथ, आपका मंथ और ईयर का डाटा इस तरह से आ गया। अगर आपको फिल नहीं करना है तो आप ये कर सकते हैं डू नॉट रिपीट, तो आपका डेटा इस तरह से दिखाई देगा। तो आप इस तरह से ही बना सकते हैं। सर पाइवट टेबल में जिसका डाउट था, आई होप थोड़ा सा कवर किया है मैंने। बहुत सर, मेरे लिए बहुत हेल्पफुल है। अगर और कुछ पूछना है पाइवट टेबल में आप पूछ लीजिए फटाफट। नहीं सर, जस्ट नाउ कोई अभी क्वेरी नहीं। यहाँ पे सर चेंज भी कर सकते हैं पाइवट टेबल का डिजाइन, अगर आप चाहें तो, मतलब आपको ये डिजाइन बदलना कर सकते हैं आप। तो ये चीजें हैं पाइवट टेबल के अंदर, बेसिक चीजें हैं ये जो आज की डेट में यूज होती है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। ठीक है सर। मुझे लगता है कि काफी मेंबर्स के डाउट क्लियर हो गए, और कोई डाउट आ भी नहीं रहा तो इसका मतलब सभी क्लियर हो गए।